यस, सो अभी अपन डिस्कस करेंगे डर्मेटोलॉजी ओपीडी पॉकेट गाइड। यस, कौन कौन से कॉमन केसेस हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। आपके पास होना चाहिए एक पेन और एक डायरी। जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं वो अभी के अभी लिख लेनी है, बाद के लिए आपको नहीं रखना है। और यदि आपको कोई डाउट होता है, कोई चीज़ पूछनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप हमें बता भी सकते हैं। हम आपको स्टेज पर भी इनवाइट कर सकते हैं, आप हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हुए भी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। यदि आपने ऐसा कोई केस पहले देखा है या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकली क्लियर हो जाएगी। जो डर्मेटोलॉजी के काफ़ी सारे केसेस हैं वो प्रैक्टिकली नॉलेज इसलिए मिलेगा क्योंकि हमने खुद ने इस डिपार्टमेंट में रेजिडेंसी की हुई है, नॉन एकेडमिक जेआरशिप। सो वहाँ पर जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखने को मिला था उन सब चीज़ों को आपके साथ में डिस्कस करेंगे। यस, सो डर्मा में मेन चीज़ क्या है काफ़ी सारे पेशेंट्स आपको फ़ोटो दिखा देते हैं, रिलेटिव्स आपको व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेज देते हैं कि ऐसा-ऐसा निशान हो रहा है, इसके लिए हम क्या करें? यस, सो डर्मा में डायग्नोसिस जितना ईज़ी है, उतना किसी भी ब्रांच में नहीं है, केवल सुनने से ही आप चीज़ों को बता सकते हो। सो काफ़ी बेसिक चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं, बट आप अप्लाई करोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। जैसे आपको आपके पास पेशेंट आए और वो कहे कि इचिंग हो रही है, यस इचिंग हो रही है, सो आपको डायरेक्टली सबसे पहले ही लिख लिख देना है एंटीहिस्टामिनिक। यस, डायरेक्टली आपको एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन लिख देनी है। इसमें आपकी पीएचसी सीएचसी पर जो अवेलेबल होगी एंटीहिस्टामिनिक, उसमें सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी सेट्राजिन की। यस, सेट्राजिन 10 mg की। यदि कम एज है तो आप 5 mg दे सकते हो, उससे कम एज है तो आप 2.5 mg दे सकते हो। इसी की सिरप भी आती है, ये भी आप बच्चों को दे सकते हो। जहाँ भी आप पेशेंट से सुन लोगे इचिंग, वहीं आपको लिखना है एंटीहिस्टामिनिक। पहला अपन ने लिया है सिट्राजिन, आपकी पीएचसी पर टैबलेट लिवोसिट्राजिन भी आती है। यस, सिट्राजिन 10 mg है, लिवोसिट्राजिन ज़्यादा पोटेंट होती है इसलिए आप वो 5 mg यहाँ पे दोगे। यस, और इनको आप बीडी टीडी, ओडी कैसे भी दे सकते हो, बट ध्यान रखना है, पेशेंट को समझाना है। आप खुद भी कभी लिवोसिट्राजिन या सेट्राजिन लोगे तो इससे पेशेंट को नींद आ सकती है। यस, उसको नींद जैसा लग सकता है क्योंकि ये इसमें सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है। चाहे ये H1 है, फर्स्ट जनरेशन है, थ्योरेटिकली अपन कहते हैं कि सेकंड जनरेशन में सेडेटिव प्रॉपर्टी रहती है, बट इसमें सेडेटिव प्रॉपर्टी रहती है, पेशेंट को नींद आ सकती है यदि उसने पहले नहीं ली है तो। इसके बाद अपन देखते हैं थर्ड दवाई जो अपनी पीएचसी पर रहती है वो होती है सीपीएम क्लोरफेनामिन 4 mg। इसको आप टीडीएस की डोज में दे सकते हो, इससे ज़्यादा नींद नहीं आती है। फोर्थ जो दवाई पीएचसी पर रहती है वो होती है हाइड्रोक्सीजिन। हाइड्रोक्सीजिन की सिरप भी आती है, हाइड्रोक्सीजिन 25 mg यहाँ पे रहती है। इसको आप बीडी, टीडी, एचएस कैसे भी दे सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ है, यदि किसी को आपने हाइड्रोक्सीजन दी है, उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नींद आने वाली है, सेडेटिव प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो यदि कम इचिंग है तो आप सीपीएम देंगे, थोड़ी ज़्यादा इचिंग है तो सेट्राजिन, लेवोसिट्राजिन देंगे। और बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, पेशेंट को नींद ही नहीं आ रही है, तो उस केस में आप हाइड्रोक्सीजिन देना प्रेफर करेंगे और साथ में समझाएंगे हाइड्रोक्सीजिन से आपको नींद आएगी। यस, 25 mg जो हाइड्रोक्सीजिन है वो आप बीडी दे सकते हो। और यदि पेशेंट कोई पढ़ाई करता है, सिलाई करता है या ड्राइवर है तो उसको फिर एचएस में एडवाइस करना है कि जब ऐसा मशीन का काम आप नहीं कर रहे हो तब इसको यूज़ करें। सो पहला ये चीज़ समझ में आई। आगे जो कॉमन ओपीडी केसेस है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अप्रोच कैसे करनी है। पेशेंट ने बोला इचिंग, आपने इनमें से कोई सी भी एक मेडिसिन यहाँ पे लिख दी। यस, इसके बाद जैसे पेशेंट ने बोला आप उससे पूछोगे कि आपके जो निशान हो रहा है इसमें आपको क्या-क्या होता है। यस, सो यदि उस पेशेंट बोलता है कि इसमें से क्या निकलता है, जैसे आपने पूछा कि क्या इसमें से पस निकलता है, क्या इसमें से पीप निकलता है, तो आप यदि उसने बोला कि इस निशान में से पस या पीप निकलता है, तुरंत ही आप उसमें एक टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल ऐड कर देंगे, टॉपिकल एंटीबायोटिक ऐड कर देंगे। टॉपिकल एंटीबायोटिक में पीएचसी पर क्या-क्या अवेलेबल रहेगा? यस, यहाँ पर आपके पास रहेगा ऑइंटमेंट, फ्यूजिडिक एसिड, यस, कैसे लिखेंगे? LABD, LA मीन्स लोकली अप्लाइड, BD आप लिखोगे। यदि ये नहीं है तो आपके पीएचसी पर यहाँ पे ऑइंटमेंट रह सकता है, यहाँ पे फ्रेमिसिटिन। यस, ये सप्लाई में आ रहा है फ्रेमिसिटिन, यहाँ पे क्रीम आपको मिल जाएगी, वो भी अप्लाई करा सकते हो। इसके अलावा पीएचसी की सप्लाई में आता है सेट्रामाइड, सो ये भी आप दे सकते हो। जैसे आपका जो फार्मासिस्ट है वो बोलेगा कि आपने फिजोटिक एसिड लिखा है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप कह दो उनको क्या फ्रेमिसिटिन दे दो या सेट्रामाइड दे दो या फिर फ्यूजिटिक एसिड दे दो, जैसे पेशेंट कहे कि उसके लीजन से पस आ रहा है। यस,
बट यदि पेशेंट को साथ में फीवर भी है, सिस्टेमिक सिम्टम भी है, तब आप उसको पेशेंट को यहाँ पर एंटीबायोटिक भी दे दोगे। और आपको पता है स्किन के इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव से होते हैं, इसलिए आप उसको अमोक्सिक्लेव या जो भी ग्राम पॉजिटिव वाली एंटीबायोटिक है वो आप उसको देंगे। यस, सो अमोक्सिक्लेव 625 mg BD या TDS आप यहाँ पे एडवाइस करेंगे। यस, इसके बाद पेशेंट कहेगा कि पस वगैरह नहीं है, बट जो जो भी स्किन का निशान है उसमें जलन हो रही है, लाल पड़ गया है और उसमें स्वेलिंग है, इरिटेशन है, मीन्स यहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन। सो आपने देखा कि पेशेंट ने बोला कि उसका जो लीजन है उसमें इन्फ्लामेशन है, बट इन्फेक्शन नहीं है, पस नहीं है, बुखार नहीं है, मीन्स इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन कैसे देखोगे कि जलन हो रही है, जो लीजन है उसमें स्वेलिंग आ गई है, यस बर्निंग हो रही है, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें बताती है कि कोई ना कोई डर्मा में इन्फ्लामेशन है। मीन्स आप डायग्नोसिस में यहाँ पे लिख देंगे डर्मेटाइटिस। सो डर्मेटाइटिस के लिए जैसे आपको पता है इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन को सबसाइड करने के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? यस, आप एडवाइस करेंगे शॉर्ट टर्म स्टीरॉइड। शॉर्ट टर्म स्टीरॉइड, यस, पहले आप टॉपिकल स्टीरॉइड की तरफ जाएंगे। टॉपिकल जो पीएचसी पर बीटा मेटासोन की क्रीम रहती है, सो बीटा मेटासोन क्रीम लोकली अप्लाइड बीडी आप लिखेंगे। अब आपको बेटामेथासोन जो प्लेन आती है वही लिखनी है। पीएचसी पर क्रीम आती है बीएनसी, जिसमें बेटामेथासोन, नियोमाइसिन, क्लोट्रिमाजोल तीनों रहती है, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, क्योंकि एक तो उसमें अनवांटेड कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे उसमें बीटामेथासोन के साथ में नियोमाइसिन, क्लोट्रिमाजोल हो गया, तो वो चीज़ें इतनी काम की नहीं होती है डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग। तीसरा चीज़ क्या है, यदि आप तीन चीज़ों को बीएनसी में, तीन कंपोनेंट को एक साथ एक ही ट्यूब में दोगे, तो आप बताओ तीनों का इंडिविजुअल पार्ट कितना कम रह जाएगा। सो इस वजह से उसकी जो इफेक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। आपको पता चल गया इन्फेक्शन नहीं है, तो आप उसमें अलग से बीटामेटासोन दे दो। सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप अलग से फिजुलिक एसिड लगाने के लिए दे सकते हो, बट जो बीएनसी क्रीम है उसमें इन्होंने तीन चीज़ों को मिलाया है, इस वजह से इंडिविजुअल जो चीज़ है उसकी मात्रा कम हो गई है, इसलिए वजह से वो इतना इफेक्ट नहीं कर पा रही है। यस, ये चीज़ क्लियर हुई। सो अपन ने इचिंग सुन के ट्रीटमेंट लिख दिया, पस सुन के ट्रीटमेंट लिख दिया, इन्फेक्शन सुन के ट्रीटमेंट लिख दिया, इन्फेक्शन नहीं सुन के, इन्फेक्शन नहीं है तो इन्फ्लामेशन देख के अपन ने उसको ट्रीटमेंट दे दिया। यस, सो इस तरीके से आप कॉमन कॉमन चीज़ों में चल सकते हो। इसके अलावा क्या है, आपको देखना है कि उसका लीजन कैसा है। यदि लीजन ड्राई है तो आपको उसको वेट करना है, मीन्स वेट करना है, मीन्स उसमें क्या कह सकते हो कि मॉइस्चराइजर लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ। यस, वो वैसलीन मॉइस्चराइजर लगा सकता है, घी लगा सकता है, यस, एलोवेरा वाली चीज़ लगा सकता है, जो भी गाँव में अवेलेबल हो। अ, यस, सो यदि लीजन ड्राई है तो आप क्या लगवाओगे, मॉइस्चराइजर। यदि लीजन वेट है तो फिर आप उसको ड्राई रखने के लिए कहोगे, यस, कैलामाइन लोशन वगैरह इसमें आप अप्लाई करने के लिए कहोगे। तो स्किन में ट्रीटमेंट काफ़ी ईजी है, पेशेंट की सुनते जाओ, लीजन को देखते जाओ और ट्रीटमेंट करते जाओ। यस, क्या इतना क्लियर हुआ? अभी तक की बेसिक स्टेप्स क्या समझ में आई? एक बार कमेंट सेक्शन में अपना रेस्पॉन्स देंगे यदि आपको अभी तक की चीज़ें यहाँ पे समझ में आई है। तो अपन ने क्या देखा, इचिंग, पेशेंट से सुनो कि इचिंग है, ट्रीटमेंट लिख दिया, बिल्कुल सही। उसने बोला कि इन्फ्लामेशन है, ट्रीटमेंट लिख दिया। उसने कोई इन्फेक्शन, पीप निकलना या बुखार का बोला, आपने अपन ने उसका ट्रीटमेंट लिख दिया। लीजन देखा ड्राई था तो उसको मॉइस्चराइजर एडवाइस कर दिया। यस, लीजन मॉइस्ट एरिया में हो रहा था तो अपन ने ड्राई करने के लिए उसको कह दिया। यस, लीजन यदि एक्सपोज पार्ट पे है तो अपन ने उसको प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग का बता दिया कि आपको पूरी आस्तीन के कपड़े यहाँ पे पहनने हैं। यस, सो इस तरीके से आप पेशेंट को नॉर्मल एडवाइस कर सकते हो। नाउ अब अपन सबसे कॉमन कंडीशन जो पीएचसी पे होती है, एक एक कंडीशन डिस्कस करेंगे। चाहे आज की क्लास में अपन कम चीज़ें डिस्कस करें, बट ऐसे डिस्कस करेंगे कि आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के बराबर इलाज यहाँ पे कर पाएँ। यस, पीएचसी पे यदि उस डिजीज़ का पेशेंट है तो आपके माइंड में सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। यस, तो पहला यहाँ पे चीज़ देखते हैं, स्कैबीज़। सो आपके पीएचसी पे जो कॉमन केसेस रहेंगे वो स्कैबीज़, अर्टिकेरिया, टीनिया, यस, ये वाले केसेस आपकी पीएचसी पर ज़्यादा आएँगे, डर्मा की ओपीडी के केसेस। सो स्कैबीज़ में देखेंगे आपको कैसे स्कैबीज़ सस्पेक्ट करना है। सबसे पहले 2 चीज़ें यहाँ पे बताना चाहेंगे कि स्कैबीज़ और टीनिया का ट्रीटमेंट आप किसी भी नॉर्मल पेशेंट को भी दे सकते हो। यस, स्कैबीज़ और टीनिया का ट्रीटमेंट आप किसी भी नॉर्मल पेशेंट को भी दे सकते हो, कोई हार्म नहीं है। यदि आपको डायग्नोसिस नहीं बन रहा है, आप सस्पेक्ट करके स्कैबीज़ या टीनिया किसी का ट्रीटमेंट लिख दो, हो सकता है उसके आगे फ़र्क पड़ जाएगा। इतना क्लियर? नाउ सो इसके बीच में देखेंगे
पहले अडल्ट स्कैबिज़ की बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास साथ में पेशेंट आता है, आपको उससे पूछना है कि खुजली कहाँ चल रही है? वो पूछना है कि आपको क्या तकलीफ़ है? वो बोलेगा कि कुचर चल रही है, कुचर मीन्स खुजली। तो आपको पूछना है कहाँ चल रही है? तो वो बोलेगा मेरे पूरे शरीर में खुजली चलती है, ऊपर से नीचे तक सब जगह पे खुजली चलती है। फिर आपको पूछना है इचिंग कब ज़्यादा चलती है? यस, सो पेशेंट बोलेगा इचिंग नाइट में ज़्यादा चलती है। और जितनी भी डर्मा की कंडीशंस होती है, यदि आप फोटोडर्मेटोसिस को छोड़ दो, नाइट में इचिंग बढ़ जाती है। इसका कॉज़ क्या है कि दिन में सब बिज़ी रहते हैं, दिन में कोई न कोई काम करता है, कोई जॉब करता है, तो उनका टाइम नहीं मिलता है कि वो इचिंग करे इतना, बट नाइट में वो फ्री हो जाते हैं, इसलिए इचिंग उनको बढ़ जाती है। एक तो ये कारण रहता है। सो पूरी बॉडी में खुजली चलती है, यस, रात में खुजली ज़्यादा चलती है। इसके बाद आपको पूछना है क्या घर परिवार में और किसी के भी इसी तरह की खुजली चलती है या पहले इसी तरह की इचिंग होती थी? तो वो बताएगा कि जिनके साथ वो क्लोज़ कॉन्टैक्ट में रहता है, जो उसका रूम पार्टनर है या जो 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 उनके फैमिली मेंबर्स हैं, किसी को या तो अभी खुजली चलती है या पहले ऐसी इचिंग थी। यस, ये आपने हिस्ट्री में पूछ लिया। इसके बाद आप ये भी पूछ सकते हो कि आपके कभी दापड़ मीन्स अर्टरिक एरिया जैसे निशान बनते हैं, क्योंकि इसके बीच क्या होता है, माइट के काटने से नहीं होता। यस, इसके बीच माइट के काटने से नहीं होता है। जो माइट रहता है वो अपनी स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम, उसमें चलता है। यस, उसमें चलता है। तो उसके जो प्रोडक्ट रहते हैं बॉडी के, उसके अगेंस्ट एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, मीन्स एलर्जी होती है। वो एलर्जी इसके बीच है, माइट काटता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आपको एलर्जी का ट्रीटमेंट करना है एक तरीके से। इसके बीच एक तरह की एलर्जी है, यस, उस माइट के अगेंस्ट। चाहे माइट चला जाएगा ना, माइट को आप खत्म कर दोगे, उसके बाद भी काफी मंथ तक इचिंग होती रहेगी, क्योंकि ये एक तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। इतना क्लियर, ये आपके माइंड में होगा तभी आप उसकी कंप्लेन को समझ पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे पेशेंट रहते हैं, कई बार ये आगे रेफर भी नहीं होते हैं, क्योंकि हायर सेंटर पर मेडिकल कॉलेज में स्किन की ओपीडी में काफ़ी लंबी लाइंस रहती है और ये पेशेंट काफ़ी मेडिकल से भी ट्यूब लेते रहते हैं। सो वो बार-बार आप ही के पास आएँगे। इसलिए आपको इन बीमारियों का सही ट्रीटमेंट जब तक नहीं करोगे, वो पेशेंट आपसे बना रहेगा। यस, इसलिए आपको इनका सही ट्रीटमेंट और सही इनका कांसेप्ट सीखना ज़रूरी है। सो ये क्या देखा अपन ने कि इसके बीच क्या है, एक तरह की हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जी। सो आपने ये देख लिया कि उससे क्या पूछना है। अब पेशेंट में क्या देखना है। यस, आप उनको पूछोगे कि अपने हाथ लंबे करो। यस, आप कहेंगे कि अपने हाथ लंबे करो। हाथ जब पेशेंट लंबे करेगा तो जो फिंगर्स वेब के बीच की जगह है, ये जगह, यस, रिस्ट वाली जगह, यस, ये अक्जिला, इसके बाद ये अक्जिला, यस, एब्डोमेन के आसपास, जेनाइटल्स। सो उसको पूछोगे क्या यहाँ पर भी इचिंग चलती है? यस, वो बताएगा यहाँ, यहाँ, यहाँ इचिंग चलती है। और यदि उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे निशान उसको, तो आपको छोटे-छोटे मच्छर के कांटे जैसे निशान मिलेंगे, मीन्स ये माइट वाली जगह है। यस, मच्छर के कांटे जैसे छोटे-छोटे निशान मिलेंगे। तो ये जो साइट है ना, जहाँ-जहाँ पे आपको अभी जगह बताई है, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ द हेब्रा। अभी डायग्राम में भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिंगर्स के बीच में जो इंटरडिजिटल एरिया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटे-छोटे पेप्यूल हैं, मच्छर के कांटे जैसे पेप्यूल आपको मिल रहे हैं। यस, यहीं से फीमेल माइट अंदर गया है। और कौन-कौन सी साइट है, यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये एक्जिला है, यस, इंटरडिजिटल एरिया है, इसके अलावा यहाँ पे एब्डोमेन के आसपास है, जेनाइटल्स है, ऐसे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे इचिंग हो रही है और यहाँ पे ये बरो बन रहे हैं। सो आपने हिस्ट्री पूछ ली, यस, आपने यहाँ पे जो साइट है वो देख लिया आपने। और इसके साथ में आपने यहाँ पे सस्पेक्ट कर लिया कि ये क्या हो सकता है, ये स्कैबीज़ हो सकता है। अब आप इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे? यस, सो रात में बहुत ज़्यादा खुजली है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है परिवार में, और इसमें है वरोज़ है। कॉन्टैक्ट के बारे में आपको पूछना है और साइट आपको देखना है। अब आप पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे? यस, सो पहले तो पेशेंट की एजुकेशन यहाँ पे होनी चाहिए कि घर में जितने भी मेंबर्स हैं, सबका ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक भी मेंबर बच गया, डिज़ीज़ वापस आ जाएगी। मास ट्रीटमेंट का एक कांसेप्ट होता है कि जैसे वर्म इन्फेस्टेशन है, इसके बीज है, इन सब में पूरे जितनी भी फैमिलीज़ है, पूरा जो गाँव है, सबका इलाज होना चाहिए। एक भी बच जाएगा तो डिजीज़ वापस आ जाएगी, ये आपको समझाना है। सो एजुकेशन में क्या कहोगे कि आपको रोज़ गर्म पानी से नहाना है, सारे घरवालों को, जितने भी घरवाले, जितने भी फैमिली मेंबर है, सबको गर्म पानी से नहाना है। रोज़ के कपड़े रोज़ धो के तेज़ धूप में सुखाने हैं। यस, रोज के कपड़े रोज धो के तेज धूप में सुखाने हैं सारे घर वालों को। ऐसा कैसे सेंटेंस आपको बोलना है, क्योंकि कपड़े धो के तेज धूप में सुखाओगे, माइट खत्म हो जाएगा। यस, रोज नहाना है, रोज गर्म पानी से नहाना है सारे घर वालों को। रोज के कपड़े रोज तेज धूप में सुखाना है सारे घर वालों को।
इसके अलावा जिनके भी इचिंग चल रही है उन सबको ट्रीटमेंट कराना है। अब यदि ऐसे लोग हैं हॉस्टल में रहते हैं, रोज़ सारे कप उन जितने भी कपड़े हैं उन सबके प्रेस करनी है, खासकर जहाँ पर जो फ़ोल्ड रहते हैं वहाँ पर। तो यदि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हो जितने भी आपके पुराने कपड़े बिस्तर हैं उनको एक प्लास्टिक के बैग में रख के और उसको बाँध के अलग रख दो। यस, क्योंकि ये जो माइट है यदि ह्यूमन बॉडी का टच इसको नहीं मिलेगा तो ये अपने आप ही मर जाएगा। सो आप जितने भी कपड़े, बिस्तर जो भी है उन सबको एक प्लास्टिक के बैग में रख के बाँध के 3 दिन के लिए अलग रख देंगे। जो सब सब चीज़ों को वॉश नहीं कर सकते तो उनमें भी ये माइट खत्म हो जाएगा। अब आप ट्रीटमेंट कैसे एडवाइस करेंगे? यस, सो पीएचसी पर जो चीज़ आती है वो परमेथ्रिन 5% क्रीम भी आता है, लोशन भी आता है। बट यहाँ पे चीज़ ध्यान रखें, यदि आप किसी को लोशन दे रहे हैं तो उसको पूरा ये ध्यान से समझाएँ कि लोशन लगाने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। यदि खासकर ये बच्चों में होता है, जो कम एज के बच्चे हैं उनको आपने परमेथ्रिन लोशन लिख दिया और फार्मासिस्ट ने नहीं समझाया तो वो लोशन को पी लेंगे या उनके घर में दवाई पड़ी रहेगी, कभी खांसी जुकाम होगा तो वो लोशन को पी लेंगे। आपको पता है परमेथ्रिन ओपी पॉइजनिंग जैसा ही होता है, तो इस वजह से पेशेंट को पॉइजनिंग हो सकती है और सारा इल्ज़ाम आपके ऊपर आ सकता है। इसलिए अपने को कोई सी भी ऐसी स्टेप नहीं लेनी है। सो आपको परमेथ्रिन क्रीम ही एडवाइस करनी है। यदि क्रीम अवेलेबल नहीं हो, लोशन एडवाइस कर रहे हो, तो आपको बोलना है लोशन लगाने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। प्रॉपर उस पे उसकी जो बॉटल है उस पे लिखना है। यस, सो कितना परसेंट परमेथ्रिन, प मतलब याद रखो, प मतलब 5। यस, कितना परसेंट परमेथ्रिन लोगे? 5%। तो परमेथ्रिन 5% क्रीम या जो लोशन आएगा उसको आज रात को सोने से पहले गर्दन से नीचे पूरे शरीर पर हर जगह लगाना है। एक ट्यूब एक ही बार में खत्म करनी है। जो जैसे स्टेटमेंट आपको बोल रहे हैं इसी तरीके से आपको उनको बोलना है कि परमेथ्रिन की जो क्रीम दे रहे हैं आज रात को गर्दन से नीचे पूरे शरीर पर लगाना है और ट्यूब एक ही बार में पूरी खत्म करनी है, हर जगह लगाना है। रात भर ये परमेथ्रिन क्रीम लगी रहेगी। यस, रात भर ये परमेथ्रिन क्रीम लगी रहेगी। सुबह आपको गर्म पानी से नहाना है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि परमेथ्रिन न्यूरोटॉक्सिक होता है। यस, जो भी माइट है ना उसको इमीडिएट खत्म नहीं करता ये, उसमें उसको जो माइट को सीजर करवाता है और वो 12 से कुछ घंटे में खत्म होता है। तो इसलिए इतना कॉन्टैक्ट पीरियड इसका चाहिए होता है और इसलिए अपन इसको हेड और ऊपर नहीं काम में ले रहे हैं 5% को, ताकि अपने कोई न्यूरोटॉक्सिसिटी इससे नहीं हो। दूसरा, ये जो परमेथ्रिन है, क्योंकि माइट में लार्वा भी रहते हैं, एग भी रहते हैं, तो जो अडल्ट स्टेट रहती है ना उसी को परमेथ्रिन खत्म करेगा, उसके लार्वा वगैरह को खत्म नहीं करेगा। तो ये आपने एक बार परमेथ्रिन लगाया, अडल्ट माइट खत्म हो गए, बट उसके जो बच्चे थे वो 7 दिन बाद फिर अडल्ट बन जाएंगे। इसलिए पेशेंट को बोलना है कि ट्यूब 7 दिन बाद वापस ऐसे ही गर्दन से नीचे पूरे शरीर तक आप लगाएंगे और एक ही बार में पूरी ट्यूब खत्म करेंगे, सुबह गर्म पानी से नहाएंगे। अच्छा, ये क्लियर हुआ कि 7 दिन बाद क्यों लगाने को कह रहे हैं? क्योंकि केवल अडल्ट को ही खत्म कर रहा है, उसके लार्वा वगैरह को खत्म नहीं कर रहा है। यस, अब यहाँ पे यदि आप में से कोई ट्रीटमेंट रिपीट करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हैं कि आप पेशेंट को क्या-क्या एडवाइस करोगे। यस, यदि सेशन के साथ ही आप रिपीट करते हो तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली पेशेंट्स को बता पाओगे। यस, क्या यदि आप में से कोई बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन में या फिर अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। यस। यस डॉक्टर खुशबू, मनीष, राघव, दीपशिका एंड लता, आप में से कोई रिपीट करना चाहें तो बता सकते हैं। नाउ, सो अपन ने देखा एडवाइस कैसे करेंगे। अब परमेथ्रिन आपको पता है एक तरह का इंसेक्टिसाइड है, इससे जैसे हो सकता है कोई पेशेंट इसको लगाया उसको बहुत ज़्यादा बर्निंग होने लग जाए, एलर्जी होने लग जाए। सो इस केस में आपको क्या करना है, यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो पेशेंट को बोलना है कि यदि ट्यूब लगाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जलन हो, बर्निंग हो, तो आपको फिर रात में ही ठंडे पानी से नहा लेना है। यस, सो परमेथ्रिन से भी यहाँ पे एलर्जी हो सकती है। तो ये क्लियर है। इसके बाद अपन देखेंगे कि कल से पेशेंट क्या क्या लगाएगा। क्योंकि आपको पता है आपने ये ट्यूब लिख दी कि यहाँ पे आपने लिख दिया ऑइंटमेंट परमेथ्रिन 5% क्रीम और लोशन लोकली अप्लाइड एज एडवाइस। यहाँ पे क्या लिखोगे? एज एडवाइस मीन्स आपने अभी तक इतनी सारी जो एडवाइस दी ना वो सब एज एडवाइस में आएगा। उसके बाद आप उसको आपको पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इचिंग होती है इसमें, सो आप उसको टैबलेट एंटीहिस्टामिनिक यहाँ पे सजेस्ट करोगे, जिसमें अभी अपन ने डिस्कस किया था कि आप लिवोसिट्राजिन, सिट्राजिन, हाइड्रोक्सीजिन, सीपीएम, ये सब अवेलेबल रहती रहती है पीएचसी में। इनमें से कुछ भी एडवाइस कर सकते हो।
सो यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सीजन को थोड़ा प्रेफर करना है क्योंकि इचिंग इसमें ज़्यादा होती है। यस, इसके अलावा कल सुबह से जहाँ जहाँ पर भी निशान है वहाँ वहाँ पर कौन सी ट्यूब लगाएंगे। यस, सो आप देखेंगे कि कहीं सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं है। कई बार क्या होता है इसमें इचिंग इतनी ज़्यादा होती है सो पेशेंट ऐसे एक्सकोरिएशन कर लेता है, उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन मीन्स आपको उसमें पस दिखेगा। यस, पस डिस्चार्ज दिखेगा, पेशेंट को फीवर आ जाएगा। यदि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है तो आपको टॉपिकल एंटीबायोटिक क्या देंगे, फ्यूजिटिक एसिड, सेट्रामाइड, फ्रेमिसिटीन, ये कुछ भी दे सकते हो। और उसको खाने के लिए भी ओरल टैबलेट एंड अमोक्सिक्लेव वगैरह दे सकते हो। यस, तो यदि इन्फेक्शन है सेकेंडरी इन्फेक्शन तो ये सब देना पड़ेगा, नहीं तो आप एडवाइस करोगे कि कल सुबह से जहाँ जहाँ भी आपके निशान है वहाँ वहाँ आपको बीटामेटासोन एंड फ्यूजिटिक एसिड की क्रीम बराबर मात्रा में मिला के लगानी है, क्योंकि आपको पता है एक्सिस के बीच एक तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। हाइपर सेंसिटिविटी को स्टेरॉइड काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करेंगे, इसलिए आप टॉपिकल स्टेरॉइड और टॉपिकल एंटी बैक्टीरियल क्रीम, ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो, आप दे सकते हो। यस, सो ये 2 चीज़ें और एडवाइस करनी है। इसके अलावा एंटीहिस्टामिनिक आपको लिखना है। अब यदि आप सीएचसी पे पोस्टेड हैं तो वहाँ पर आइवरमेक्टिन की टैबलेट भी अवेलेबल होती है, और आइवरमेक्टिन भी इसके बीच के लिए अकेली ओरल दवाई है जो आप दे सकते हो। मतलब एंटीहिस्टामिनिक तो देते हो ओरल, बट इसके बीच के लिए ओरल दवाई यही है। सो कितनी देते हैं, 12 mg की टैबलेट आती है, सप्ताह में एक ही बार आपको ये गोली लेनी है, फिर 7 दिन बाद आपको ये गोली लेनी है। यस, और प्रेगनेंसी में, बच्चों में, लैक्टेशन में इसको नहीं देते, ये आपको ध्यान में रखना है। खाली पेट इसको आप खा सकते हो आइवरमेक्टिन को। सो पर केजी आपको डोज निकालनी है तो 200 माइक्रोग्राम पर केजी सिंगल डोज आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे केस डिस्कस करते हैं। मान लो पेशेंट ने आपको आके कहा कि मेरे परमेथ्रिन लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा बर्निंग हुई, तो आप अब उसको क्या लगाने के लिए एडवाइस करोगे। यस, सो यदि पेशेंट ऐसा कहता है तो उनको बोलना है कि इस केस में आप आइवरमेक्टिन की क्रीम लगा सकते हो। यस, 1% आइवरमेक्टिन की क्रीम आती है। आइवरमेक्टिन बस 1%, आइवरमेक्टिन की 1% क्रीम आती है। ये जैसे अपन ने परमेथ्रिन लगाया, आज रात को सोने से पहले गर्दन से नीचे पूरे शरीर तक एक बार लगा के एक ही बार में ख़त्म करनी है, 7 दिन बाद वापस लगानी है। ऐसे आप आइवरमेक्टिन की क्रीम लगा सकते हो। सो उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप हायर सेंटर पर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जा सकते हो, वो आपको ऐसी क्रीम सजेस्ट करेंगे। यस, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में हो, आप बाहर का कोई भी जो मेडिसिन है पेशेंट को एडवाइस नहीं कर सकते, तो आप उसको काउंसिल ज़रूर कर सकते हो। तो ये तो हुआ अपना ट्रीटमेंट। बाकी कुछ इसके वेरिएंट का डिस्कस करते हैं। जैसे पेशेंट कह सकता है कि जेनाइटल पर, स्क्रोटम पर छोटे-छोटे बड़े-बड़े नोड्यूल बने हुए हैं। वो नोड्यूल क्या हैं? वो नोडुलर स्कैबीज़ है, क्योंकि उसको क्रोनिक स्कैबीज़ रहा है, इचिंग से वहाँ पर नोड्यूल बन गए हैं, तो नोड्यूल के लिए आप पेशेंट को सिस्टेमिक स्टेरॉइड दे सकते हो। मीन्स पीएचसी पे अवेलेबल रहती है टैबलेट प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन आप 10 mg यहाँ पे बीडी फॉर 7 डेज़, ओडी फॉर 8 डेज़ ऐसे दे सकते हो, क्योंकि टैपरिंग डोज़ में देनी पड़ती है। या फिर आप 10 mg यहाँ पे बीडी फॉर 5 डेज शॉर्ट कोर्स थेरेपी दे सकते हो। यस, यदि आपको नोडुलर इसके बीज मिलता है। जितनी भी स्टीरॉयड की टैबलेट होती है सुबह 8 बजे नाश्ते के बाद में लेनी होती है, क्योंकि अपनी बॉडी में मॉर्निंग में 8 बजे स्टीरॉयड का नेचुरल सर्ज होता है। यस, नेचुरली अपनी बॉडी में जो हाइड्रोकोर्टिसोन है, जो कोर्टिसोल है, कोर्टिसोल सर्ज होता है। यस, नेचुरली 8 बजे अपनी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ता है। तो यदि आप उस टाइम कोई स्टीरॉयड की टैबलेट लोगे तो उसके साथ और ऐड हो जाएगा, तो रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आएगा। यस, सो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। नाउ सो बेस्ट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी आना चाहिए। सो इसके बीच का अपन ने पूरा यहाँ पे ट्रीटमेंट देखा, सेकेंडरी इन्फेक्शन वगैरह सारी चीज़ें देखी। पेशेंट अर्ट्रिक एरिया के साथ भी आ सकता है, क्योंकि अपन ने देखा कि एक तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। अब आपने 2 बार इसको अप्लाई करा दिया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट इसके बाद भी आपके पास आएगा कि निशान तो सही हो गए, बट अभी भी खुजली चलती है, अभी भी इचिंग होती है। सो पेशेंट को काफ़ी मंथ तक इचिंग होती रहती है। इसलिए आपको पेशेंट को बोलना है कि आपको जो एंटीहिस्टामिनिक दवाई आप लिख देंगे, प्लेन लिवोसिट्राजिन, सीपीएम, हाइड्रोक्सीजिन, 2-3 महीने के लिए वो लेते रहेंगे। फैमिली में है उनका भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। कई बार आपके पास पीएचसी पे पेशेंट आएंगे जो आधार कार्ड लाएंगे बट मरीज को लेके नहीं आएंगे। यस, वो कहेंगे कि मरीज तो घर पे है, मरीज तो खेत पर काम करने गया है, मरीज तो कहीं दूसरी जगह जॉब पे गया है, आप ट्रीटमेंट लिखो। आप उनको मना करोगे नहीं नहीं, पेशेंट को लाना ज़रूरी है। हो सकता है वो आपसे आपकी बात नहीं माने, आपसे रूड हो जाए, आपकी शिकायत करने लग जाए। तो इस कंडीशन में जो प्रेस्क्रिप्शन होता है उस पर आपको लिखना है पीएनएस, मीन्स पेशेंट नोट सीन। यस, पेशेंट नोट सीन ऐसे लिख सकते हो कि मरीज यहाँ पे नहीं है, मैं मरीज की दवाई ले जा रहा हूँ, इससे होने वाली समस्या लाभ की जिम्मेदारी मेरी होगी, और उस टिकट पर उसका साइन करवा लो, फिर आप उसको मेडिसिन लिख के दे दो। इससे आप सेफ रहोगे।
क्योंकि आप सही ट्रीटमेंट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यदि दवाई दी, पेशेंट बेहोश हो गया, कुछ भी हो गया, तो पूरा गाँव इकट्ठा हो सकता है कि आपकी दवाई से ऐसा हुआ है। इसलिए आपके पास प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ होना चाहिए और पेशेंट को बोला हुआ होना चाहिए कि पेशेंट ज़रूरी है यहाँ लाना, बट आप नहीं ला पा रहे हो तो आपको यहाँ पे हमें लिख के देने का आपकी परमिशन देनी पड़ेगी और आपको उसमें पेशेंट नॉट सीन पीएनएस शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। यस, ये आपकी सेफ्टी के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप उसमें लिखें, बट यदि आप लिखेंगे तो आप सेफ रहेंगे। यस, ये क्लियर है। अब कुछ पेशेंट क्या होंगे, उनको पता नहीं होगा स्केबीज है, वो मेडिकल पर गए और उन्होंने वहाँ से कोई पेंडम कोई स्टेरॉइड वाली ट्यूब ले ली और वो ट्यूब उन्होंने निशान पर लगा ली। तो क्या होगा, स्केबीज के जो निशान थे ना वो पूरे ही बदल जाएंगे। यस, तो इस कंडीशन में आपके पास जो पेशेंट आएगा पहचान ही नहीं पाओगे कि स्केबीज था। तो इसको बोलते हैं स्केबीज इनकोग्निटो। यदि वो बिना डायग्नोसिस के स्टेरॉइड लगा लेते हैं तो मॉर्फोलॉजी पूरी बदल जाती है, उसको स्केबीज इनकोग्निटो कहते हैं। अब जैसे आप पीएचसी पे होते हो तो वहाँ पर सारे स्पेशलिस्ट आप ही हो, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, नियोनेट हो, सबके स्पेशलिस्ट आप ही रहते हो। सो तो आपके पास कोई न्यूबॉर्न को लेके भी आ सकते हैं कि एक न्यूबॉर्न है, उसका पाँव आगे करके बताएंगे कि यहाँ पे एक फपोला हो गया। फपोला मीन्स ब्लिस्टर हो गया। यस, आप सोचोगे ये क्या हो गया। यस, सो आप उसको पूछोगे क्या इसकी मदर को इचिंग चल रही है। यस, क्या इसकी मदर को इचिंग चल रही है, क्या इसको कहीं पे और मच्छर के कांटे जैसे निशान हो रहे हैं, तो फिर आप सस्पेक्ट करोगे कि इसके बीज हो सकता है। सो उस कंडीशन में आपको उस बच्चे को भी परमेथ्रिन लगवाना पड़ेगा गर्दन से नीचे पूरे शरीर तक, बट आपको 5 घंटे के लिए अप्लाई करना है। नहाने से 5 घंटे पहले आप परमेथ्रिन लगवा दोगे, फिर उसको ठंडे पानी से नहलवा दोगे। यस, और बच्चों में आप सिट्राजिन की या हाइड्रोक्सीजिन की सिरप दे सकते हो और लगाने के लिए बाद में फ्यूजिटिक एसिड दे सकते हो। यस, क्योंकि अडल्ट में जो स्केबीज होता है वो पाम सोल और फेस को इन्वॉल्व नहीं करता है, बट बच्चों में न्यूबॉर्न में जो स्केबीज होता है वो फेस पाम सोल को इन्वॉल्व करता है और उसमें वेसिकल्स बनते हैं। वेसिकल्स मींस फ्लूइड फिल्ड। यस, आप कह सकते हो फफोला वहाँ पे बनता है। ये क्लियर है। यस, सो आपको इस तरीके का केस भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो इसके बीज यहाँ पे जो आपके लिए रिक्वायर्ड है वो अपन इसके बीज डिस्कस किया है। अब यहाँ पे इससे मिलता जुलता अपन टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो है पेडिकुलोसिस। यस, पेशेंट कह के आएगा कि इसके सिर में जुएं पड़ रही है, मीन्स पेडिकुलोसिस। यस, पेडिकुलोसिस कैपाइटिस अलग होता है, प्यूबिस अलग होता है, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म से होता है। तो आपके पास वहाँ पे परमेथ्रिन इसके बीच में 5% काम में लेते हैं, एस 5 जैसा दिखता है, इसलिए वहाँ पे परमेथ्रिन इसके बीच में 5%। बट पेडिकुलोसिस में आप 1% इसके परमेथ्रिन काम में लोगे, 1% परमेथ्रिन वहाँ पे काम में लोगे। तो आप क्या कहोगे कि नहाने से 10 मिनट पहले आपको सिर पर ये परमेथ्रिन क्रीम लगा लोशन लगाना है, उसके बाद आपको नहा लेना है, सारी जुएं खत्म हो जाएगी। यस, बट पीएचसी पे कई बार अवेलेबल नहीं होता 1% और 5% 5 मिनट्स के लिए लगवा के भी कह सकते हो। यस, सो ये चीज़ें हैं। और यदि सीएचसी पर है तो आयरोमेक्टिन मिल जाएगी, 12 mg की एक गोली दे दो, 7 दिन बाद वापस ले लेना। बट बच्चों में, प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में इसको नहीं देते हैं। आपको पता है स्किन का कोई भी आपके पास पेशेंट आया उसको एंटीहिस्टामिनिक तो देना ही है। यहाँ तक कि आपको कल की क्लास में बताया था, कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है उसको कुछ न कुछ तो लिखना ही है, चाहे आप उसको मल्टीविटामिन, फोलिक एसिड, कैल्शियम, B12 लिखो, आपको लिखना ही है, चाहे डाइक्लोजेल दे दो उसको। यस, क्योंकि जो भी पेशेंट अपने घर से निकल के आपके हॉस्पिटल के अंदर तक आया है तो कुछ होप लेके आया है कि मुझे कुछ मिलेगा। आपने बोला कि इस बीमारी के इलाज हमारे पास नहीं है, आप आगे चले जाओ। यस, कोई भी इंटरवेंशन नहीं किया तो पेशेंट आपसे नाराज़ हो जाएँगे, बाद में आपके लिए वो गलत बोलने लग जाएँगे, नेगेटिव बोलने लग जाएँगे कि अच्छे से इलाज नहीं करते हैं। कभी भी आपके पक्ष में वो नहीं बोलेंगे, यस आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए पेशेंट को साइकोलॉजिकली अभी आपको वहाँ पे थोड़ा उनको सैटिस्फाई रखना पड़ेगा। तो इस वजह से जितने भी स्किन के पेशेंट आ रहे हैं, चाहे आपको समझ में नहीं आए सोरायसिस है कि लाइकेन प्लानस है कि क्या है, तो आप उनको सॉरी, उनको एंटीहिस्टामिनिक ज़रूर एडवाइस करें। नाउ कोई नुकसान नहीं है। यदि आपने एंटीहिस्टामिनिक लिख दिया और लगाने के लिए एंटीबैक्टीरियल लिख दिया, कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं है। फ़र्क पड़ गया तो अच्छी बात है, नहीं पड़ा तो भी पेशेंट आपको नेगेटिव नहीं बोलेगा। यस, ये चीज़ यहाँ पर है। सो आप दे सकते हो। उसके बाद में क्लोज़ कॉन्टैक्ट का आपको ट्रीटमेंट करना है, कपड़े गर्म पानी से धो के तेज़ धूप में सुखाने हैं, बताना है कि खुजली तुरंत खत्म नहीं होती है, टाइम लगता है। और काफ़ी सारे जो गाँव के पेशेंट होते हैं वो आँकड़े का दूध लगाएँगे, वो केरोसिन लगाएँगे, वो कोई न कोई उल्टा-सीधा केमिकल लगाएँगे, चूना लगाएँगे। सो इन सब के लिए उनको मना करना है। यदि ऐसा कुछ करोगे आपकी स्किन खराब हो जाएगी, यस उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और फिर हम आपको सही नहीं कर पाएँगे। ये सब आपको एक तरह से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। यस, नाउ
अब अपन देखते हैं इससे मिलती जुलती रिएक्शन क्या देखा अपन ने इसके बीच। सो यदि आपको इसके बीच की सारी चीज़ें समझ में आई हो ए टू जेड, थोड़ा बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हो, तो एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार हम सब रिएक्ट करें, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको जो चीज़ें हैं वो सही से बता पाए हैं। कोई डाउट है तो आप माइक को अनम्यूट करके या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यस, सो क्या आप चीज़ को समझे हैं? यस प्लीज। आइवरमेक्टिन कितनी देनी है? आइवरमेक्टिन आपको एक ही बार देनी है 12 mg की। इसके बाद 1 सप्ताह बाद आपको दूसरी गोली देनी है, तो आपको 2 गोलियां उसकी देनी है। यस, 12 mg आती है। और यदि आप छोटे बच्चों मतलब आप यदि 6 से 14 साल के बीच में दे रहे हो तो आपको 6 mg उसको दे देनी है। यस, सो आइवरमेक्टिन ऐसे देनी है। आप परमेथ्रिन के साथ भी आइवरमेक्टिन दे सकते हो, अच्छा काम करेगी। बट गवर्नमेंट सप्लाई में क्या होता है, दोनों नहीं आती है। इसलिए जो प्राइवेट डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो परमेथ्रिन भी लिखते हैं, आइवरमेक्टिन भी लिखते हैं। यस, वो उसमें सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी लिख देते हैं, लगाने के लिए भी लिख देते हैं, और तो पेशेंट को अच्छा फर्क पड़ जाता है। यस, क्लियर है? सो थैंक्स फॉर योर रेस्पॉन्स डॉक्टर नवनीत, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर मनीष एंड डॉक्टर खुशबू। नाउ अब आगे चलते हैं। जैसे आपको पता है अभी जो मौसम चल रहा है ना वो बरसात का चल रहा है। बरसात में क्या होता है, कीड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, और गाँव में तो ऐसे अच्छे घर भी नहीं रहते। तो वहां पर क्या होगा, जहाँ पर भी लाइट होगी वहाँ कीड़े 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 हो जाएंगे। तो वहां पे क्या होगा, जो छोटे बच्चे रहते हैं, गाँव में जो छोटे बच्चे रहते हैं वो पूरे कपड़े भी नहीं पहनते हैं। यस, उनके हाथ पैर में कोई पूरे कपड़े नहीं होते हैं, और बरसात में कीड़े आ जाते हैं, तो ये कीड़े उनको काटेंगे। यस, ये इंसेक्ट उनको बाइट करेंगे, और जहाँ पर इंसेक्ट बाइट होगी वहाँ पर छोटा सा काला निशान दिखेगा, उसके आसपास आपको एक मच्छर के कांटे जैसा निशान दिखेगा, लाल 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 ऐसे एक्सपोज्ड पार्ट पे। सो यदि आपके पास कोई छोटा बच्चा लेके आए और बोले कि इसके हाथ में, पैर में, यस पेट के आसपास, जहाँ जहाँ वो कवर नहीं रहता है, आप यहाँ पे सस्पेक्ट कर लोगे कि कहाँ-कहाँ वो बता रहा है। यस, हाथ पैर और जहाँ-जहाँ कवर नहीं रहता है, वहाँ-वहाँ उसको छोटे-छोटे निशान हो रहे हैं मच्छर के कांटे जैसे, आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह के निशान हो रहे हैं। और आप ध्यान से यदि देखोगे ना तो निशान के सेंटर में आपको एक गड्ढा दिखेगा, एक पंक्टम दिखेगा। यस, उसमें काला-काला डॉट दिखेगा, जो ये बताएगा कि यहाँ पर कीड़े ने काटा है। यस, सो इंसेक्ट तो काट के चला गया, बट उस इंसेक्ट के काटने से बच्चों में हाइपर सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है, और वो उसके इचिंग करने लग जाते हैं। इचिंग के बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनके ऐसे फोड़ा फुंसी हो जाता है, मीन्स पायोडर्मा, कार्बंकल, फरंकल ये भी बनने लग जाते हैं। सो ये जो चीजें हैं, इस इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी, इसको पेपुलर अर्टिकेरिया भी बोलते हैं। तो आपको पता है आपको क्या करना है। पेशेंट ने बोला इचिंग है, तो आप उसको सिरप लेवोसिट्राजिन, सिरप हाइड्रोक्सीजिन ये एडवाइस करेंगे। और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड है एमओ के, कल हमने पीडियाट्रिक्स डोजेस की एक फ़ोटो वहाँ पे आपको भेजी थी। सो आप सबको अपने खुद के एक डायरी में, उसमें जितनी भी मेडिसिन थी वो सब खुद की हैंडराइटिंग में लिख के, जो आपकी टेबल है वहाँ पे पीएचसी सीएचसी पर, उसी पर उसको रख लेना है, ताकि हाथों हाथ आप देख के लिख पाओ कि कितना किलो वजन है और आप कितनी डोज दोगे। सबसे अच्छा तरीका है, जैसे पेशेंट आए बच्चा, उसको लिखो कि वेट करा के आओ। जब तक वो वेट करा के आए अब उसमें देख लो आपको कौन कौन सी दवाई देनी है, कितनी कितनी वो लगेगी, और फिर आप उसको लिख दो। सो पेशेंट को भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको आता नहीं है कि किसमें कितनी डोज देनी है। यस, सो आप वो जो पेज कल भेजा है उसको पक्का से लिख लें, और यदि आप लिखने के बाद हमें फोटो शेयर करेंगे तो हमें भी खुशी होगी कि वो चीज़ आपने इम्प्लीमेंट की है। यस, सो वो उसमें सारी दवाइयाँ वही है जो राजस्थान गवर्नमेंट के हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, जीएच वगैरह में चलती है। सो इस कंडीशन में आप पेशेंट को टैबलेट लिवोसिट्राजिन, बड़ा है तो सिट्राजिन 10 mg, छोटा है तो 5 mg, उससे छोटा है तो 2.5 mg, या फिर 10 ml, 5 ml या 2.5 ml, या फिर हाइड्रोक्सीजन की सिरप देंगे। लगाने के लिए फ्यूजिक एसिड देंगे। बट आपको पता है ये हाइपर सेंसिटिविटी है। यदि आपको निशान में कोई पस नहीं दिख रहा है, उसको कोई बुखार नहीं आ रहा है, तो आप लगाने के लिए बीटामेटासोन की क्रीम भी दे सकते हैं, जल्दी फर्क पड़ जाएगा। यस, सो ये चीज़ें हैं यहाँ पे है, बच्चों में रूरल एरिया में ज़्यादा कॉमन है, और अपन काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ क्या है। यस, यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा काला सा निशान है, वो कहेंगे 102-3 की हिस्ट्री है, सुबह होते ही ऐसा हो गया। यस, सो जब भी मानसून आएगा, समर आएगा, ऐसी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। सो एंटीबैक्टीरियल में क्या क्या लगा सकते हो, फ्यूजिडिक एसिड। यस, कमेंट सेक्शन में टाइप रखेंगे, कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि कौन कौन सी टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल ट्यूब्स, क्रीम्स आप देते हो। यस, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जो आपकी पीएचसी पे अवेलेबल रहती है वही मैं बता रहा हूँ, जो बुक्स में लिखी होती है वो नहीं बता रहे हैं। जैसे पीएचसी पे मुपिरोसिन नहीं मिलता है तो मैंने नहीं बताया। यस, बट फिजिटिक मिलता है, सेट्रामाइड मिलता है, फेमिसिटिन मिलता है, तो वो आपको यहाँ पे
बता दिया। इसके अलावा बच्चों में जो अमोक्सिक्लेव होती है ना, वो एक पाउडर फॉर्म में आती है। उसको बच्चों को उनको बोलना है पेरेंट्स को कि गर्म पानी से इसको डिज़ोल्व करना है। फिर जो डोज़ वहाँ पे बताएँगे उस अकॉर्डिंग आपको सुबह-शाम इसको देना है। यस, 3 दिन तक ही आप उस डिज़ोल्व की हुई को यूज़ कर सकते हो। पाउडर फॉर्म में अमोक्सिक्लेव आती है, बड़ों में टैबलेट आती है। यस, कमेंट सेक्शन में बताएँगे कि कौन-कौन सी टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल क्रीम आप दे सकते हो। नाउ यस, सो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया स्केबीज, सेकंड डिस्कस किया इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी, और अब इसके बाद अपन डिस्कस कर रहे हैं टीनिया कॉर्पोरिस। बट इससे पहले एक और ऐसी ही चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जो कि एक और कीड़े के वजह से होती है। यस, इंसेक्ट बाइट तो कीड़े के काटने से होगी, बट अभी जो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं वो कीड़े के कीड़े के बॉडी पार्ट से क्रश हो जाने की वजह से होती है, कीड़े के मसला जाने की वजह से होती है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप में से किन-किन ने इस तरीके का कीड़ा घर पर या खेत पर या कहीं पर भी देखा है? यस, इस तरह का कीड़ा क्या आपने देखा है? यस, कमेंट सेक्शन में यस नो बताएँगे कि आपने इस तरीके का कीड़ा बारिश में कहीं पर भी देखा है क्या? इस तरीके का, यस, कई बार इस तरीके का दिखता है, कई बार इस तरीके का दिखता है। यस, क्या ऐसा कीड़ा आपने कहीं देखा है? क्योंकि आप पीएचसी, सीएचसी में जॉब करेंगे तो ऐसे कीड़े वहाँ रहते हैं, क्योंकि वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो खेतों में काम करती है, घर पे भी उनके पेड़-पौधे रहते हैं। यस, सो ये जो कीड़ा है ना, ऐसा-ऐसा अलग-अलग जो आपने देखा है, इसको ब्लिस्टर बीटल बोलते हैं। यस, पिड्रस पिड्रस बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है? पिड्रस। सो इससे जो बीमारी होती है ना, उसका नाम है पिड्रस डर्मेटाइटिस। यस, क्या नाम है? पिड्रस डर्मेटाइटिस। सो ये ब्लिस्टर है और ये बीटल है, इसका नाम क्या है? बीटल, बीटल बोलते हैं, बीटल कैंथेरिड्स। सो यदि आपने फोरेंसिक पढ़ी होगी तो उसमें इसका चैप्टर है कैंथेरिड्स। यस, कोई इसको इस बीटल को खा जाए तो उसको प्रायोपिज्म हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन नीट पीजी में आता है। सो ये जो बीटल है ये जो बीटल है, ये काटता नहीं है। ये बीटल क्या होगा, जैसे कि आप ऐसी जगह सो गए जहाँ पर लाइट है, काफ़ी सारे कीड़े हैं, तो ये आपके कपड़ों में आ जाएगा, शर्ट में आ गया, और जैसे ये हाथ है, हाथ के यहाँ आएगा और आप हाथ ऐसे करोगे तो ये पूरा यहाँ पे पूरा ये चूर हो जाएगा। यस, ये मसला जाएगा ऐसे। सो कीड़ा आपकी बॉडी से ऐसे क्रश हो जाएगा, और इस कीड़े के अंदर एक फ्लूइड होता है, बॉडी फ्लूइड, वो निकलेगा, उसमें एसिड होता है, और उस एसिड से यहाँ पर ब्लिस्टर बन जाएगा, फफोला बन जाएगा। यस, यहाँ पे ब्लिस्टर बन गया, और अब आपने बार-बार ऐसे-ऐसे किया, तो वो जो ब्लिस्टर है, वो जो फ्लूइड है, वो और ज़्यादा फैल गया। फैलने से ऐसा यहाँ पर एक निशान बन गया और आपको बहुत तेज़ जलन होने लग गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या था? एसिड था। यस, सो पेशेंट ऐसे ही प्रेज़ेंट करेगा कि सुबह के टाइम ऐसा हुआ है। यस, यहाँ पे अपन फ़ोटो देखते हैं। एक बार आपको फ़ोटो से समझ में यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से आएगा। यस, जैसे कि यहाँ पे देखा, ये एक ब्लिस्टर आपको दिख रहा है, आस-पास रेड-रेड दिख रहा है, तो पेशेंट कहेगा कि सुबह के टाइम अचानक हुआ है, ये जस्ट होने के बाद उसको पता चला है, और ये जो ब्लिस्टर था ना, ये फूट गया है ऐसे, क्योंकि ऐसी जगह होता है जहाँ पर फ़ोल्ड होते हैं, जैसे एक्सिला में हो गया, यस, एल्बो में हो गया, ऐसी जगह, नेक के आस-पास ज़्यादा तक मिलेगा, और आपको समझ नहीं आएगा कि है क्या? यस, ये देखो, ये ब्लिस्टर फूट चुका है, फूटने के बाद में यहाँ पे ऐसा ब्लिस्टर का जो अपर पार्ट था, उसकी जो रूफ थी वो है, आस-पास लाल-लाल निशान है, क्योंकि ये एसिड था, एसिड ने यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कर दिया रेड-रेड, तो ये क्या है? ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस। सो पेशेंट ऐसा फफोला भी लेके आ सकता है। और ऐसे अलग-अलग वैरायटी के यहाँ पे चीज़ें रहती है, तो आपको कैसे सस्पेक्ट करना है, पेशेंट से क्या पूछोगे? सो इस पेशेंट तो पेशेंट क्या बोलेगा, देखो यहाँ पे लिखा है, पेशेंट बताता है कि रात को ये सुबह उठकर अचानक जलन, रेडनेस और ब्लिस्टर जैसा निशान हुआ, और वो ये भी कह सकता है कि कोई कीड़ा उन्होंने देखा था। यस, सो ये बाइट नहीं करता है, इसके क्रश होने पर टॉक्सिन रिलीज़ होता है, मानसून के मौसम में ही ज़्यादा आते हैं निशान, लीनियर बिजार शेप इरिथमेटस, प्लाक और वेसिकल यहाँ पे दिखेंगे, अचानक होगा, बर्निंग होगी, इचिंग होगी। यस, आँखों में यदि यहाँ ऐसा हो गया तो उसके आँखों के आस-पास सूजन आ जाएगी, और यदि ये चेस्ट पर कहीं हो गया तो हर्पीस ज़ोस्टर जैसा भी सस्पेक्ट हो सकता है। यस, अपने को लग सकता है, बट ऐसा नहीं होगा। सो इस केस में क्या करेंगे? यस, आप आपकी तरफ से बताएँगे कि आप क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। यस, अभी तक अपन ने आपको इस तरीके से बताया है कि आपको किसी भी स्किन की बीमारी का इलाज नहीं आता है, तब भी आप क्या इलाज उसको लिख के दे दोगे। यस, सो कमेंट सेक्शन में बताते जाना है कि आप क्या-क्या लिखोगे। यस, सो स्टार्ट हो जाना है जस्ट, क्या-क्या लिखेंगे इस कंडीशन में? पेशेंट को बर्निंग होगी, इचिंग होगी। यस, वेरी गुड डॉक्टर नीरज। एंटीहिस्टामिनिक लिखोगे, लिवोसिट्राजिन, सिट्राजिन, हाइड्रोक्सिजिन, और क्या लगाने के लिए लिखोगे? यस। टॉपिकल, यस डॉक्टर खुशबू, काफ़ी सही आंसर दिया, और क्या लिखोगे आप? यस, जो सिम्पटम है उसके अकॉर्डिंग दिमाग में लाओ, स्टेरॉइड लिखोगे। यस, डॉक्टर नीरज ने काफ़ी सही लिखा, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन नहीं हुआ है, फ्रेश लीजन है। यस, वहाँ पे जलन है, सूजन है, इरिदिमा है, बर्निंग है, मीन्स क्या है? इन्फ्लेमेशन है, जितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन उतना आपने स्टेरॉइड दिया, एकदम
जादुई तरीके से वहाँ पे इफेक्ट आएगा। सो टॉपिकल बीटामेटासोन क्रीम, बीटामेटासोन ऑइंटमेंट, बीटामेटासोन लोकली अप्लाइड बीडी। पर आपको पता है ये निशान, ये जो ब्लिस्टर जब फूट जाएगा तो इसके अंदर बैक्टीरिया घुस जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो आपको इसमें टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल भी देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या देंगे, यस यहाँ पर आप, और यहाँ पे एक रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ था कि इसका जो फ्लूइड होता है ना उसमें सूडोमोनास रहता है, इसलिए सूडोमोनास के अगेंस्ट वाली एंटीबायोटिक आप दे सकते हो। सो यहाँ पे आप इसको यदि अवेलेबल हो तो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसको 500 mg बीडी दे सकते हो। अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको सेफेक्सिम या फिर आप इसको मोक्सिक्लेव भी दे सकते हो, यस, क्योंकि इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद आप इसको एंटीहिस्टामिनिक लिख देंगे, मीन्स ईचिंग के लिए। इसके बाद आपको लोकली अप्लाई करने के लिए आप इसमें ऑइंटमेंट लिखेंगे बीटामेटासोन, क्योंकि बीटामेटासोन अप्लाई करेंगे तुरंत इसको बर्निंग में रिलीफ मिल जाएगा। और आपको किसी के साथ रोकना भी है कि इन्फेक्शन नहीं हो तो टॉपिकल फ्यूजिटिक एसिड, सेट्रामाइड या फेमिसिटिन कुछ भी लिख देंगे। ज़्यादा बड़ा इलाज नहीं लिखेंगे, 3 से 5 दिन का इलाज लिखेंगे, उनको कहोगे 7 दिन में सही हो जाएगा, यस। और यदि पेशेंट को ज़्यादा दर्द वर्द है तो आइबुपेरा भी दे सकते हो, यस। और जितनी भी एनसाइड आप देते हैं सब खाना खाने के बाद में देनी है, खाली पेट कोई एनसाइड नहीं देनी है, क्योंकि इससे गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और जब भी आप डाइक्लोपेरा, आइबुपेरा लिखें उसके साथ में आप एक खाली पेट का कैप्सूल, मीन्स कैप्सूल ओमिप्राजोल या पेंटोप्राजोल लिख सकते हो, बट ध्यान रहे इनके साथ डोमपेरिडोम जो होता है वो गैस्ट्रिक एम्पटिंग कराता है। तो यदि कोई पेशेंट आपके पास आया कि उसे डायरिया एंड वोमिटिंग है डायरिया एंड वोमिटिंग है, और आप सोच रहे हो कि वोमिटिंग के लिए डोमपेरिडोम वाला पेंटोप्राजोल डोमपेरिडोम लिख दूं, तो आपको पता है डोमपेरिडोम गैस्ट्रिक एम्पटिंग करेगा, स्टमक में फूड को आगे पहुंचाएगा, उसका डायरिया और आगे बढ़ जाएगा, यस। तो इसलिए कभी भी आपके पास डायरिया और वोमिटिंग का पेशेंट आए उसको पेंटोप्राजोल प्लस डोमपेरिडोम नहीं लिखना है, क्योंकि डोमपेरिडोम वोमिटिंग को तो सही करेगा बट डायरिया को बढ़ा देगा, यस। काफी कॉमन मिस्टेक्स है जो अपन ओपीडी में करते हैं, इसलिए यहाँ पे पहले ही आपको बता दी है। यस आपको यस ट्रीटमेंट, जस्ट डॉक्टर खुशबू ट्रीटमेंट यहाँ पे रिपीट कर देते हैं वापस से। सो आपके ये पर्सनलाइज लर्निंग क्लास है, आप कितनी भी बार चीज़ों को रिपीट करा सकते हैं, क्योंकि आप जब तक चीज़ों को नहीं समझेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पे पढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। यस, तो यहाँ पे सबसे पहले आप डायग्नोसिस लिखेंगे कि ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस, या फिर आप लिखेंगे पीडरस डर्मेटाइटिस। उसके बाद आरएक्स करके आप यहाँ पे लिखेंगे, आप एक एंटीबायोटिक दे देंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन। क्यों सिप्रोफ्लॉक्सासिन दी, क्योंकि एक रिसर्च पेपर में बताया है कि इसकी बॉडी में, इसके बॉडी फ्लूइड में सूडोमोनास रहता है, तो ये ज़्यादा अच्छी काम करेगी, यस। बाकी आप अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेफेक्सिम या मोक्सिक्लेव दे सकते हो। सेकंड एंटीहिस्टामिनिक लिखेंगे आप टेबलेट हाइड्रोक्सीजीन या लिवोसिट्राजीन 25 mg बीडी आपने लिख दिया। थर्ड आपने देखा कि यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा है तो टॉपिकल स्टीरॉयड लिख दिया, बीटामेटासोन क्रीम लोकली अप्लाइड बीडी। इसके साथ बोलना है कि इस ट्यूब में मिलाना है आपको फ्यूजिटिक एसिड या फिर सेट्रामाइड या फिर फ्रेमेसिटिन, इन दोनों को ट्यूब को मिला के बराबर बराबर मात्रा में मिला के सुबह शाम आपको लगाना है, यस। इसके बाद आपको लिखना है कितने दिन तक लिख रहे हो कि 5 डेज तक, यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने, यस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए रहेगी, इस तरीके का यहाँ पे डायग्नोसिस है। जस्ट डॉक्टर खुशबू क्लियर, आपके लिए डायग्नोसिस वापस सॉरी प्रेस्क्रिप्शन वापस यहाँ पे लिखा है। अब आप बचाव के लिए पेशेंट को क्या कह सकते हो कि आपको पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने, आपको नेट, बेड नेट यूज़ कर सकते हो, जहाँ लाइट हो उससे थोड़ा दूर रहो, यस। फेस और आई पर लीजन हो तो आई को बार बार वॉश करके तुरंत आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के बाद में भेजना है। और जो भी स्किन पर निशान होते हैं, जो भी स्किन की बीमारियां होती है, ठीक होने के बाद या तो वहाँ पर निशान काला काला पड़ जाता है, आपने देखा होगा, हील विद हाइपर पिगमेंटेशन। सो ये पोस्ट इन्फ्लामेटरी पिगमेंटेशन होता है। पेशेंट इसके बाद कह सकता है कि पहले कीड़े ने काटा था, आपने इलाज किया था, अब यहाँ पे निशान रह गया, इसका क्या करूँ, यस। तो वो क्या है, पोस्ट इन्फ्लामेटरी पिगमेंटेशन, यस। और आँखों के लिए, ऐसे आँखों के लिए आप कोई पेशेंट के कि आँखों में कुछ हो गया है, आप क्या क्रीम क्या ड्रॉप उसको दोगे, तो सीएमसी आई ड्रॉप होती है वो आप उसको दे सकते हो। नाउ सो ये चीज़ें क्लियर है। अपन ने सेकंड यहाँ पे चीज़ देखी, जो इस मौसम के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वही डिस्कस कर रहे हैं, इसके भी डिस्कस किया, इंसेक्ट बाइट हाइपरसेंसिटिविटी डिस्कस की, पिडरस डर्मेटाइटिस या ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस, नेरो बाई फ्लाई डर्मेटाइटिस, ये इसको बोलते हैं। नाउ सो अब अपन वापस चलते हैं। सेकंड जो मोस्ट कॉमन चीज़ अब अभी आपको मिलेगी, क्योंकि बरसात का मौसम है, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, मतलब उमस की चीज़ है। आपको चीज़ें हम लोकल लैंग्वेज में ही बताएंगे ताकि आप उनको ओपीडी में बैठ के इम्प्लीमेंट कर पाओ। यस, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट मीन्स अभी क्या है, उमस वाला मौसम है, इस मौसम में पसीना ज़्यादा आता है, और पसीना जहाँ रहता है वहाँ नमी रहती है, नमी में फंगस ग्रो करता है, फंगस मीन्स रिंगवर्म, रिंगवर्म मीन्स डर्मेटोफाइट। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं स्किन के फंगल इन्फेक्शन की, यस क्लियर है।
सो टीनिया की बात करें, सो यहाँ पे TINEA, यस टीनिया की बात करें। टीनिया मीन्स डर्मेटोफाइट, मीन्स कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे रिंगवर्म, पेशेंट आपको बोलेगा दाद, यस। सो यहाँ पे आप कैसे इसको डायग्नोज करोगे? यस। सो जरूरी नहीं सारे पेशेंट आपको उनके निशान बताएं, बट आप उनसे पूछ सकते हो किस तरीके के निशान हैं, वैसे भी आप डायग्नोज कर सकते हो, यस। सो यहाँ पे पेशेंट बोलेगा कि हाँ खुजली चल रही है, बट वो जो ग्रोइन एरिया पर ज़्यादा खुजली चल रही है, या किसी ऐसे एरिया पे चल रही है जहाँ पर फोल्ड्स रहते हैं, जैसे एक्जिला में, ग्रोइन एरिया में, ज़्यादातर मेल पेशेंट में ग्रोइन एरिया पर ऐसे इचिंग की कंप्लेन होगी। तो आप उनसे पूछेंगे क्या गोल गोल निशान बन रहे हैं, यस। क्या पूछोगे? क्या गोल गोल निशान बन रहे हैं? क्या निशान किनारे किनारे से बढ़ते जा रहे हैं? केवल आपने दो चीजें पूछी, क्या गोल गोल निशान है, क्या निशान किनारे किनारे से बढ़ते जा रहे हैं, क्या निशान फैलते जा रहे हैं, क्या लंबे टाइम से है? पेशेंट आपको बता देगा। सो ये क्या है? टीनिया। सो इसमें क्या होता है, जो अपनी ऊपर की स्किन की ऊपर की लेयर रहती है ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम, सो इसके बीच का माइट भी उसी में रहता है, और जो फंगस भी उसी में चलता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम को खाता जाता है, आगे चलता जाता है। सो ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे फंगस है, इसको खाता जाएगा और ऐसे फैलता जाएगा, खाता जाएगा, फैलता जाएगा। सो सेंटर में खाली खाली एरिया होता जाएगा, यस, सेंटर में खाली खाली एरिया होता जाएगा, और पेरीफेरी से ऐसे बढ़ता जाएगा, यस, ऐसे से बढ़ता जाएगा, ऐसे से बढ़ता जाएगा। सो ये जो रिंग बनती है, इसलिए इसको रिंगवर्म बोलते हैं, टीनिया बोलते हैं, यस। सो पेशेंट से क्या दो चीजें पूछोगे? क्या गोल गोल निशान है, क्या वो किनारे किनारे से फैलता बढ़ता जा रहा है, यस, कंफर्म हो गया कि ये टीनिया है, यस। इचिंग इसमें होती है, इचिंग बहुत ज्यादा होती है, मॉइस्ट एरिया फोल्ड वगैरह की वो बताएगा, यस। और पेशेंट ऐसे हिस्ट्री भी दे सकता है कि वो काफी ज्यादा किलोमीटर मोटरसाइकिल से ट्रेवल करता है, जीन्स पहनता है, यस, सिंथेटिक कपड़े वो पहनता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पसीने में ज्यादा रहता है, यस, इस वजह से इस डिजीज की यहाँ पे रिस्क है। तो काफ़ी एटिपिकल प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि गांव में जो मरीज होते हैं वो आसपास के मेडिकल से, बंगाली डॉक्टर से, या तो इन निशान में ही स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा लेते हैं। सो इनमें एट्रोपी हो जाती है, इनकी शक्ल पूरी बदल जाती है, या फिर वो मेडिकल से लाके इनके ऊपर स्टेरॉइड लगा लेते हैं। सो यदि इस दांत पर यदि कोई स्टेरॉइड लगाएगा, तो ये निशान क्या होगा, इस क्योंकि आपको पता है स्टेरॉइड इन्फ्लेमेशन को गायब कर देते हैं, पेशेंट को जो इचिंग हो रही है वो गायब हो जाएगी, यस। इचिंग गायब होते ही वो सोचेगा सही हो गया, बट निशान तो सही नहीं हुआ। सो जैसे ही पेशेंट स्टेरॉइड लगाता है उसी टाइम उसको रिलीफ मिल जाता है, स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाते ही उसी टाइम उसको रिलीफ मिल जाता है, बट जैसे ही वो स्टेरॉइड का जो ट्रीटमेंट है बंद करता है, ये निशान फैल के आते हैं, या आधी बॉडी में, पूरी बॉडी में, कितने भी यहाँ पे फैल सकते हैं। इसलिए आपको पेशेंट को काउंसिल करना है, इसमें कोई सी भी ऐसी दवाई नहीं लगाएं जिसमें स्टीरॉइड हो, यस, ये आपको उनको बताना है। यदि वो लगा के आए हैं तो फिर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, यस, PHC की जो दवाइयाँ हैं हो सकता है वो काम नहीं करे। सो इसमें पेशेंट को क्या काउंसिल दोगे, क्या काउंसलिंग करोगे कि आपको कोई भी ऐसी ट्यूब नहीं लगानी है जो स्टीरॉयड की हो। इसके अलावा आपने काफ़ी सारी बसेस पे एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, डेराबीन का या स्पेंडम का। इन सब दवाइयों में क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड होता है किसी किसी में। सो वो सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा, स्किन पे लगाएंगे, स्किन को ही जला देगा, यस, स्किन ही जल गई तो फंगस भी मर गया, यस। बट उसके बाद जो निशान होगा ना वो काला काला निशान बन जाएगा। तो ऐसे चीज़ें पेशेंट करते हैं, तो उनसे उनको काउंसलिंग करना है कि ऐसा नहीं करें, यस। कोई स्टेरॉइड नहीं लगाएं, कोई एसिड वाली चीज़ नहीं लगाएं, कोई लोकल ट्रीटमेंट नहीं करें, कोई आयुर्वेदिक ऐसा बिना प्रेस्क्रिप्शन वाला ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं लें। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि पेशेंट को और क्या एडवाइस करनी है, कि उनको सूती कपड़े पहनना है, नहाने के बाद में शरीर को अच्छे से पोंछना है, कहीं भी गीला नहीं होना चाहिए। ये आपका उनको काउंसलिंग यहाँ पे करोगे। अब अपन देखते हैं कि आप ट्रीटमेंट में क्या लिखेंगे, यस। इसके अलावा जिस कमरे में वो बैठते हैं वह उमस नहीं होने चाहिए, वहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, जैसे इधर खिड़की है तो उधर भी खिड़की होनी चाहिए, हवा प्रॉपर आती जाती रहे, क्योंकि हवा प्रॉपर आती जाती रहेगी, पसीना सूखता रहेगा, तो ये बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं तो आप कितना भी इनका ट्रीटमेंट दे दें, यदि आप ऐसा एटमोसफियर दे रहे हैं तो बीमारी आगे बढ़ती रहेगी, यस। सो ऐसा वो भी आपको यहाँ पे सही करना पड़ेगा। सो अपन ने देखा यहाँ पे एनुलर लीजन रहते हैं, जो इडेमेटस भी रहते हैं, किनारे किनारे से बढ़ते जाते हैं, ग्रोइन में ज़्यादा रहते हैं। और अब इसका ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। PHC पे यहाँ पे क्या आता है। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि आइटीनिया है, यदि ये बॉडी में है तो कॉर्पोरिस लिखेंगे, यस। ग्रोइन में है क्रूरिस लिखेंगे, फेस में फेसी लिखेंगे, इस तरीके से अब यहाँ पे ट्रीटमेंट आप लिखना शुरू करेंगे। सो PHC पर ज़्यादातर जो दवाई रहती है वो फ्लूकोनाजोल रहती है, फ्लूकोनाजोल 150 mg सप्ताह में 2 बार आप देते हो, सप्ताह में 2 बार मीन्स हर 4 दिन में एक एक गोली आप देते हैं। बट आप यदि आपको लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टीनिया फैला हुआ है, तो आप ईओडी का मतलब है अल्टरनेट डे, आज भी ले लेना, कल छोड़ के परसों ले लेना, ईओडी भी आप दे सकते हो। क्लियर?
दूसरा, यदि किसी-किसी पीएचसी पर या सीएचसी पर इट्राकोनाज़ोल के कैप्सूल भी आते हैं, सो इट्राकोनाज़ोल 100 एमजी के कैप्सूल आते हैं, वो आप बीडी दे सकते हो। सो ये आपने एंटी फंगल ट्रीटमेंट दे दिया। और किसी-किसी सीएचसी पर यहाँ पे टैबलेट टर्बिनाफिन भी आती है, टर्बिनाफिन टर्बिनाफिन 250 एमजी ओडी दे सकते हो। यस, सो यहाँ पे अपन बात करें, जो फ्लूकोनाज़ोल है, इट्राकोनाज़ोल है, ये स्टैटिक दवाई है, ये फंगस को मारेगी नहीं, ये फंगस की ग्रोथ को रोक देगी। तो इनसे जो फ़र्क पड़ना है, वो यदि 1 महीने में फ़र्क पड़ना है, यदि आप टर्बिनाफिन ऐड करोगे 15 दिन में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि टर्बिनाफिन फंगस को खत्म करती है। यस, साइडल ड्रग है। टर्बिनाफिन क्या है? साइडल ड्रग है। टर्बिनाफिन साइडल ड्रग है। सो यदि आप फ्लूकोनाज़ोल, इट्राकोनाज़ोल दे रहे हो, साथ में यदि टर्बिनाफिन ऐड कर देते हो, तो काफ़ी जल्दी उसमें कम दिन में ही उसके जो टीनिया है वो सही हो जाता है। ये दे दिया। इसके अलावा आपको पता है कि इचिंग रहेगी, तो आप टेबलेट हाइड्रोक्सिज़िन, लिवोसिट्राज़िन, सीपीएम, ये कुछ सब कुछ दे देंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे लगाने के लिए आप उसको ऑइंटमेंट लिखेंगे। यस, ऑइंटमेंट क्रीम लिखेंगे। और पीएचसी पर क्या-क्या क्रीम आती है, तो पीएचसी पर जो आती है वो आती है कीटोकोनाज़ोल। यस, कीटोकोनाज़ोल दे सकते हो, लोकली अप्लाइड बीडी। यदि आपको परसेंटेज नहीं पता है ना कि 2% 1%, तो फिर नहीं लिखना। आता है तो लिखना, क्योंकि आपको डोज़ नहीं पता है तो नहीं लिखना। क्योंकि आप अभी नए जॉइन किए हो, जो वहाँ के बाकी जो स्टाफ है वो कह सकते हैं कि सर को तो पता ही नहीं है सिप्रोफ्लॉक्सासिन कितनी देते हैं। यस, आपको नहीं पता है तो आप नेट से देख लो, या जो नहीं पता वो नहीं लिखना। यस, गलत का काफ़ी बार कहीं पे कहीं जो स्टाफ होते हैं वो यूँ सोचते हैं कि ये चीज़ तो इनको आती नहीं है। यस नाउ, इसके अलावा आप क्रीम मिकोनाज़ोल दे सकते हो, ये भी सप्लाई में आती है मिकोनाज़ोल। क्लोट्रिमाज़ोल इसके अलावा सप्लाई में आती है, क्लोट्रिमाज़ोल क्लोट्रिमाज़ोल, ये सारी सप्लाई में आती है। कहीं-कहीं टर्बिनाफिन की क्रीम भी सप्लाई में आती है। यस, प्राइवेट प्रैक्टिस में ललिकानाज़ोल, अरबिकोनाज़ोल वगैरह लिखते हैं, बट आपको वो वहाँ नहीं लिखनी। यस, वहाँ वही दवाई लिखनी है जो वहाँ अवेलेबल है। यदि वहाँ टर्बिनाफिन अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि आपने टर्बिनाफिन लिख दी, पेशेंट फार्मेसी पे गया, आपकी डीडीसी में गया, डीडीसी मीन्स जहाँ आपकी डिस्पेंसरी है, जहाँ आप दवाई है देते हैं, वहाँ गया, उसने फार्मासिस्ट ने बोला कि नहीं-नहीं ये दवाई तो हमारे यहाँ नहीं है। पेशेंट कहेगा दवाई क्यों नहीं है, सरकार दे रही है, आप क्यों नहीं रख रहे हो? यस, तो ऐसे काफ़ी सारा डिस्प्यूट होगा, और पेशेंट और अपने बीच में सैटिस्फैक्शन बिगड़ेगा, इसलिए अपने को वही लिखना है और उसी को ही पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करना है। यस। अब अभी पीएचसी पे एक पाउडर आ रहा है जिसका नाम है क्लोट्रिमाज़ोल, क्लोट्रिमाज़ोल डस्टिंग पाउडर। यस, क्लोट्रिमाज़ोल डस्टिंग पाउडर, ऐसे एक पाउडर आता है क्लोट्रिमाज़ोल डस्टिंग पाउडर। इस पाउडर को आपको बोलना है कि नहाने के बाद जहाँ-जहाँ भी ग्रोइन में, एक्जिला में, जहाँ-जहाँ भी नमी रहती है वहाँ आप इसको छिड़क लीजिए। और जैसे आपने ट्रीटमेंट पूरा कर दिया, आपने 1 महीने का इलाज दे दिया, निशान भी सही हो गया, इचिंग भी सही होगी, तो आप पेशेंट को ये पाउडर रेगुलर अप्लाई करने के लिए कह सकते हो, ताकि वो जो फंगस है वो रिपीट नहीं हो। बट जो टीनिया है, अभी के सिनेरियो में काफ़ी सारा रेजिस्टेंस हो चुका है, पेशेंट काफ़ी सिंथेटिक क्लॉथ पहनने लग गए हैं, उमस का मौसम है, तो ये होता रहता है, इसलिए आपको 3 से 4 महीने तक कंटिन्यूअस इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि यदि पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, यस, यदि पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो ये टीनिया फिर सही नहीं होगा या ईज़िली, तो आपको इन पेशेंट का आरबीएस ज़रूर करा लेना है, यदि ये बार-बार सही नहीं हो रहा है तो। और या फिर कोई भी इम्यूनिटी कम होने वाला टेस्ट आप करा सकते हो कि स्टेरॉइड तो नहीं ले रहा वगैरह। तो ये आप कंट्रोल करोगे तभी इसमें इनके फ़र्क पड़ेगा। यदि आप टर्बिनाफिन दे रहे हो या इट्राकोनाज़ोल दे रहे हो, आपने 2-3 महीने दे दी है, तो उसका एक बार एलएफटी ज़रूर करा लेना है, क्योंकि लीवर के एंजाइम्स को बढ़ा देती है, एसजीओटी-पीटी को बढ़ा देती है। इसलिए ये चीज़ें आपको यहाँ पे करना ज़रूरी है। यस, तो ट्रीटमेंट यहाँ पे समझ में आ गया। नाउ, सो अब यहाँ पे देखेंगे कि पर्सनल क्लॉथ, टॉवल, बेडशीट किसी से शेयर नहीं करनी है, इनको सुखाना है, सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनने हैं। यस, और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे ऐसे कहेंगे कि हम तो नीम का साबुन काम में ले रहे हैं, तो ऐसा उनका कोई रोल यहाँ पे नहीं है। जो सोप आते हैं इनमें काफ़ी कम कंसंट्रेशन रहती है, कीटोकोनाज़ोल का सोप आप एडवाइस कर सकते हो। फैमिली मेंबर की भी स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि सेम टॉवल शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है ट्रीटमेंट पूरा लेना है, क्योंकि ट्रीटमेंट अधूरा लेंगे ना पेशेंट, तो वो फंगस रेजिस्टेंस में चला जाएगा, वापस हो जाएगा। यस, फिर दोबारा वो वापस आ जाएगा, स्टेरॉइड नहीं लगाने हैं। अब जैसे आपने पेशेंट को ट्यूब लिखी आपने उसको क्लोट्रिमाज़ोल, बट आपका जो फार्मासिस्ट है उसने उसको बीएनसी क्रीम दे दी कि इसमें तो क्लोट्रिमाज़ोल भी है, बीटामेटासोन भी है, नियोमाइसिन भी है। तो आपको समझाना है, अपने जो स्टाफ है उनको भी काउंसलिंग करनी है कि इस टीनिया में स्टेरॉइड नहीं देना है, उस दिन फ़र्क पड़ जाएगा, बाद में इसी को सबको नुकसान होगा। यस, इसलिए यहाँ पे स्टेरॉइड अप्लाई नहीं करना है। बट कई पेशेंट ऐसे आते हैं
जिन्होंने डेराबीन लगा लिया, एसिड लगा लिया, कुछ लोकल एसिड लगा लिया उसके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है टीनिया के ऊपर, तो 1 दिन का स्टेरॉइड इमीडिएट आप लगा सकते हो, उस टाइम के उसके इमीडिएट रिलीफ के लिए, बट प्रोलॉन्ग आप नहीं दोगे। और यदि ओरल एंटीफंगल शुरू कर रहे हो, लिवर डिजीज़ की हिस्ट्री पूछना है, यस प्रेगनेंसी की हिस्ट्री पूछना है, यहाँ तक भी कोई भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल आ रही है, आपको उससे पूछ लेना है कि प्रेगनेंसी तो नहीं है, सस्पेक्ट लग रहा है, यूपीटी लिख दो, कुछ नहीं जा रहा है। उसके टिकट पर लिखो यूपीटी नेगेटिव, यस यूपीटी नेगेटिव, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लो प्रेगनेंसी है या अनडायग्नोज है, नहीं निकली है, आपने कोई ऐसी दवाई लिख दी, उससे बाद में कुछ हो गया, तो आप पर पूरा उसका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, इसलिए आपको पूछ के यूपीटी नेगेटिव पॉजिटिव फीमेल पेशेंट में लिखना ही है। यस, ये केवल स्किन के लिए नहीं है, सारी स्पेशलिटी के लिए है। यस, क्लियर नाउ। सो अपन ने इसके बाद वाला पार्ट डिस्कस किया। ऐसे ही एक कंडीशन होती है पिटरासिस वर्सिकलर। यस, ये इसके साथ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, टीनिया जैसी ही कंडीशन है, ये भी फंगस से होती है। अपनी जो स्किन होती है ना, उसमें को काफ़ी सारे नॉर्मल फंगस रहते हैं, यीस्ट रहती है एक तरीके की, नॉर्मल रहती है, बट जैसे उमस होगी, फीवर होगा, अपनी इम्यूनिटी अल्टर होगी, तो वो यहाँ पे पैथोजेनिक हो जाएगी, नॉर्मल जिस्ट यहाँ पे पैथोजेनिक हो जाएगी, वो एक एसिड अजेलिक एसिड बनाने लग जाएगी। सो अजेलिक एसिड आप यदि गूगल पर भी सर्च करोगे, पिगमेंटेशन को कम करने वाली क्रीम है, यस, कलर को फेयर करने वाली क्रीम है अजेलिक एसिड। सो ये क्या करेगा, अजेलिक एसिड निकलेगा, अजेलिक एसिड स्किन में व्हाइट व्हाइट निशान करने लग जाएगा। यस, डायग्राम में देख रहे हैं, ऐसे व्हाइट व्हाइट निशान होने लग जाएंगे, ये ट्रंक पर, गर्दन पर, फेस पर ऐसे होंगे। पेशेंट अपने पास क्यों आएगा, उसको लगेगा कि ये विटिलिगो है, यस, क्योंकि विटिलिगो का काफ़ी सोशल स्टिग्मा है, तो पेशेंट सोचेगा कहीं ये विटिलिगो तो नहीं है, तो इसलिए वो आपके पास आएगा, आप उसे जो ट्रीटमेंट बताओगे पूरा वो फॉलो करेगा। यस, सो कैसे पहचानोगे कि विटिलिगो है या यहाँ पे पिटरासिस वर्सिकुलर है। विटिलिगो में मिल्की पैच मिलता है, यहाँ पे कलर इतना वाइट नहीं होगा, ये यहाँ पे फेस पर, नेक पर, ट्रंक पर रहेगा। इसमें जो निशान होंगे ना, वो ऐसे होंगे, सेंट्रल में जो निशान होंगे वो ऐसे बड़े बड़े होंगे, मिलके ऐसे ऐसे प्लाक बनाने लग जाएंगे, पेरीफेरी में छोटे 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 ऐसे निशान रहेंगे। यदि आप उनको खुरचेंगे ऐसे, तो उनमें से पाउडर निकलेगा। यस, खुरचेंगे तो पाउडर निकलेगा। साइड से देखोगे तो थोड़े उठे हुए दिखेंगे। यस, इनमें खुजली इतनी नहीं होती है, माइल्ड सी इचिंग होती है। सो आपको क्या करना है इसमें, यस, यदि पेशेंट बोले कि इचिंग है, तो लिवोसिट्रिजिन या सीपीएम हल्की वाली एंटीहिस्टामिनिक लिख दो। दूसरा, लगाने के लिए आप कीटोकोनाजोल, मिकानाजोल या क्लोट्रिमाजोल लिख दो, या क्लोट्रिमाजोल का डस्टिंग पाउडर दे दो। यस, और खाने के लिए उसको फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल दे दो। इतना देने से ही ये जो लीजन है ये सही हो जाएंगे। ट्रीटमेंट कम से कम 15 से 1 महीने का आपको देना है, और उनको पूछना है, क्योंकि ये ऐसा होता है, ये निशान उसके हर साल होते हैं, जब भी ऐसा मौसम आएगा, इम्यूनिटी कम होएगी, बुखार उखार आएगा, तब ये हो जाएंगे। पेशेंट खुद ही बता देगा कि पहले भी ये थे। यस, ये फोटो देख पा रहे हो, देखो सेंटर में जो है वो सारे जितने भी इसके छोटे छोटे हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल थे, वो मिलके बड़े होते जा रहे हैं, पेरीफेरी में यहाँ पे छोटे हैं। यस, तो अपनी इंडियन की स्किन क्या डार्क रहती है, इसलिए वाइट यहाँ पे दिखते हैं। यदि फॉरेन जो कंट्रीज हैं वहाँ की स्किन फेयर रहती है, तो वहाँ हाइपर पिगमेंटेटेड दिखेंगे। वर्सिकुलर इसलिए बोला कि मल्टी कलर, हाइपर भी मिलता है, हाइपो भी मिलता है। यस, यहाँ पे देखा यंग अडल्ट में है, ह्यूमिड स्वेटी क्लाइमेट में ज़्यादा मिलेगा, ऑयली स्किन वालों में ज़्यादा मिलेगा। आप उनसे पूछ सकते हो पहले भी हुआ था क्या, वो कहेगा हर साल गर्मियों में ऐसा हो जाता है, पाउडर जैसा इसमें से पूरा निकलेगा। यस, साइड से देखोगे तो उठा हुआ निकलेगा, इतनी ज़्यादा खुजली इसमें नहीं चलती है। यस, लगाने के लिए आप वही एंटी फंगल लगाने के लिए दे दोगे, क्लोट्रिमाजोल 1%, कीटोकोनाजोल 2%, शैम्पू भी इसमें लगवा सकते हो। यस, और पहले इसमें आता था सेलिनियम सल्फाइड 2.5% शैम्पू, बट इससे किसी किसी में एलर्जी भी हो जाती थी। ओरल में फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल आप दे सकते हो। लिवोसिट्राजिन यदि इचिंग है तो आप दे सकते हो। पेशेंट को बोलना है नहाने के बाद शरीर को अच्छे से पोंछना है, रोज आपको नहाना है, कॉटन के क्लॉथ पहनने हैं, टाइट सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनने हैं, जबरदस्ती ऑयली क्रीम या लोशन नहीं लगाना है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में नहीं रखना है। ये ज़्यादा कंटेजियस नहीं है, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल लिस्ट यहाँ पे बदल गई है, पैथोजेनिक हो गई है। यस, और ये भी समझाना है डिजीज वापस रिकर हो सकती है, मर्जी से कोई इलाज इसमें नहीं लगाएं, इसमें स्टेरॉइड नहीं लगाएं, ये ध्यान में रखना है। सो इसके बाद एक और एंटीफंगल इससे रिलेटेड इन्फेक्शन की बात करते हैं, जो है इंटरट्राइगो। सो आपके पास पेशेंट ऐसे लेके आएगा कि पाँव में ये चीज़ हो रही है, वो लोकल लैंग्वेज में बोलेगा कि इसको बोलते हैं खारिया, खारिया हो रहा है। यस, ऐसे वो पेशेंट आपको बताएंगे। सो इसमें पाँव की जो अंगुलियां हैं, इनके बीच में ऐसे 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 उसको
निशान होंगे, इसमें जलन होगी, कुछ और चलेगी, यस दर्द भी हो सकता है। तो यहाँ क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे देखो कि जो अंगुलियां हैं इनके बीच में जो जगह है यहाँ पर पसीना इकट्ठा होता रहता है। गांव के लोग ज्यादातर खेतों पे जाते हैं, पानी में पाँव रखेंगे तो ये गीला रह जाएगा। गीला रहने के बाद यदि अपन चलते हैं तो चलने से ये जो फ्रिक्शन होगा, इस फ्रिक्शन से यहाँ की जो स्किन है वो गलने लग जाएगी, गलेगी स्किन। यहाँ पर आपको पता है गांव के लोग खेतों में जाएंगे, मिट्टी में जाएंगे तो यहाँ पे फंगस लग जाएगा, यहाँ पे बैक्टीरिया लग जाएगा। तो यहाँ पे उनको फंगल इन्फेक्शन भी हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, स्किन भी छिल गई। तो यदि फंगल हुआ तो इचिंग हो गई, बैक्टीरियल हुआ तो यहाँ पे पस निकलने लग गया। यस, और यहाँ पे क्या हुआ, इसके अलावा स्किन छिल गई तो उनको जलन होने लग गई। तो मतलब इलाज में क्या करोगे, आपको इलाज में एंटी फंगल भी देना पड़ेगा, एंटी बैक्टीरियल भी देना पड़ेगा, एंटी हिस्टामिनिक भी देना पड़ेगा, खाने के लिए भी देना पड़ेगा, लगाने के लिए भी देना पड़ेगा। यस, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर ट्राइगो, क्योंकि इंटर डिजिटल जगह पे हो रहा है। इंटर ट्राइगो कैसे हुआ, समझ में आया। मेसर्शन हुआ, मेसर्शन से फंगल सेकेंडरी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हुआ। तो इसमें सब मिक्स कर सकते हो। टॉपिकल यदि जलन ज़्यादा हो रही है, 1-2 दिन का स्टेरॉइड लगवा दो। यस, उसके साथ में एक कीटोकोनाजोल ऐड कर दो, एक्सोडिक एसिड ऐड कर दो ताकि प्रोफाइल एक्सेस हो जाए। खाने के लिए भी फ्लूकोनाजोल दे दो। यस, एक एंटीबायोटिक दे दो। यस, एंटीहिस्टामिनिक दे दो। उसको बोलो कि जब भी आप ऐसे जाओगे तो इस एरिया को अच्छे से पोंछोगे, गीला नहीं रहेगा, इसमें कॉटन लगा के रखो, तभी ये सही होगा। यस, सो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इंटरट्राइगो। सो यहाँ पे देखते हैं घर में नमी क्षेत्रों में होता है, एक्जिला, ग्रोइन, इन्फ्लामेटरी नेक और ग्लूटियल क्लेफ्ट में मोस्ट मैसरेटेड इदेमेटस पेच और प्लाक बनते हैं। यहाँ पे जब बर्निंग होगी, इचिंग होगी, बैड स्मेल हो सकती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकते हैं। और ज़्यादातर जो डायबिटिक पेशेंट है, ओबेज हैं, टाइट क्लोथ पहनते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। देखो ट्रीटमेंट लिखा है यहाँ पे, क्लोट्रिमाजोल, सेट्रिजिन, फुजिडिक एसिड, और यदि ज़्यादा जलन हो रही है तो हाइड्रोकोर्टिसोन दे सकते हैं। सो स्टीरॉइड में भी क्या होता है, सब जो स्टीरॉइड की क्रीम आती है एक जैसी नहीं होती है। जैसे क्लोबेटासोल, हेलोबेटासोल, ये सुपर पोटेंट यहाँ पे ट्यूब होती है, काफ़ी ज़्यादा इनका इफेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए जो ज़्यादा हाई-फाई कंडीशन है उनके लिए सुपर पोटेंट काम में लेते हैं। इस हेलोबेटासोल, क्लोबेटासोल, फिर बीटामेटासोन आती है, फिर मोमेटासोन आती है और फिर ये हाइड्रोकोर्टिसोन आती है। जो हाइड्रोकोर्टिसोन है ये सबसे माइल्ड पोटेंसी की है। यस, आपको ग्रोइन में, एक्जिला में कहीं लगाना है तो सबसे हल्का पावर का स्टेरॉइड लगाएंगे। बताओ कौन सा लगाओगे, हाइड्रोकोर्टिसोन 1% क्रीम थोड़े से टाइम के लिए लगा सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करना है। यस, इस जो भी स्किन फोल्ड है उनको ड्राई रखना है, क्लीन रखना है, कॉटन के क्लॉथ पहनने हैं। अब्जॉर्बल पाउडर जैसे टेल्कम पाउडर आता है, अभी बताया आपको, क्लोट्रिमाजोल डस्टिंग पाउडर आता है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। साबुन का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है क्योंकि साबुन भी इरिटेट करता है। यस, ये आप ये भी बता सकते हो, आप खुद भी ग्लिसरीन वाला जो सोप आता है, पियर्स का, डव का जो सोप आता है वो यूज़ करना चाहिए अपनों को भी, क्योंकि इन सोप में भी डिटर्जेंट रहते हैं, वो स्किन को कहीं ना कहीं हार्श होते हैं, स्किन को इरिटेट करते हैं। यदि पेशेंट को ओबेसिटी, डायबिटीज़ है तो ग्लूकोज उसका कंट्रोल करना पड़ेगा। यस, तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या देखा, यस कमेंट सेक्शन में एक बार टॉपिक ही लिखेंगे कि आपने कौन कौन सी डिजीज़ का मैनेजमेंट आज की क्लास में सीखा है। यस, कम से कम ये बताएंगे कि आज की क्लास में आपने कौन कौन सी स्किन की कॉमन डिजीजेस जो इस सीजन में ज़्यादा हो रही है उनका मेडिसिन, उनका ट्रीटमेंट देखा है। यस, सो अपने सीरीज स्टार्ट की है। यस, रिंगवर्म देखा है, डॉक्टर खुशबू ने लिखा है, डर्मेटोफाइट और रिंगवर्म से मिलती जुलती कंडीशन जिसका ट्रीटमेंट एक जैसा है, जैसे पिट्रियासिस पर्सिकलर, इंटरट्राइगो। यस, डॉक्टर लता ने यहाँ पे बताया कि इसके भी उन्होंने सीखा है। यस, और कौन कौन सी डिजीजेस के बारे में सीखा है, यस याद आए कुछ, कम से कम नाम ही बताएं। यस, इसके बीच रिंगवर्म, और अपन ने देखा था इंसेक्ट, इंसेक्ट से रिलेटेड 2 डिजीज अपन ने देखी थी। यस, यस, डॉक्टर राघव, डॉक्टर दीपशिका, डॉक्टर अमीला, डॉक्टर सुनीता, कौन कौन सी डिजीजेस अपन ने पढ़ी है। नाउ हाइपर सेंसिटिविटी, सो इस उसको पूरा बोलेंगे IBH। यस, क्या, इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर पेपुलर अर्टिकेरिया, कीड़ा के काटने से जो एलर्जी हुई ना बच्चों को, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा एलर्जी होती है, तो उसको बोलेंगे IBH, इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी। और कोई चीज़ देखिए, ब्लिस्टर बीटल डर्मेटाइटिस, BBD, या पेड्रस डर्मेटाइटिस। यस, डॉक्टर नीरज ने काफ़ी सही यहाँ पे बताया है। सो अपन ने टीनिया देखा, स्केबीज देखा, पेडिस्टल बीटल डर्मेटाइटिस देखा, इंटरट्राइगो देखा, पिटरसिस वर्सिकलर देखा, और सबके प्रैक्टिकल मैनेजमेंट अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया। यस, डॉक्टर खुशबू वेरी गुड, इन्होंने बताया। पेडिकुलोसिस का मैनेजमेंट भी अपन ने यहाँ पे देखा है। इसके अलावा अपन सिबोरिक डर्मेटाइटिस भी पढ़ेंगे, जिसमें भी कीटाकोनाजोल का शैम्पू या लोशन लगाया जाता है। सिबोरिक मीन्स जिनके सिर में डेंड्रफ रहता है, जिनकी येलो ऑयली स्केल्स इसमें बनते हैं,
जो भी पार्किंसन के पेशेंट रहते हैं, क्रोनिक डिजीज के पेशेंट रहते हैं, या किसी किसी को ऐसे भी सर्दी में जो ड्राइनेस रहती है तो सिर में डैंड्रफ हो जाता है, फ्लैक्स ऐसे निकलते हैं। यस, उससे चिपचिपे चिपचिपे फ्लैक्स निकलते हैं। सो वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, उसमें अपन कीटोकोनाजोल का शैम्पू या लोशन अप्लाई करते हैं। शुरू में आप 3 दिन तक लगातार लगा लो, 5-10 मिनट तक वो शैम्पू लगा रहने दो, फिर आप नॉर्मल शैम्पू से अपना सिर धो लो। फिर आप सप्ताह में 4 दिन उसको यूज़ करो, फिर सप्ताह में 1 दिन ऐसे यूज़ करो। सो वो है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, उसमें भी कीटोकोनाजोल यूज़ होता है। यस। सो थैंक्स फॉर दी पार्टिसिपेशन। अपन ये सीरीज आगे कंटिन्यू रखेंगे। आपको इस सीरीज से कुछ बेनिफिट लगा हो या अपना फीडबैक यदि आप देना चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर से इस क्लास के बाद में शेयर करें। ये जो पीडीएफ है हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे। और फिर भी आपको लगता है कि आप ओपीडी में देख रहे हैं, आपको कोई ऐसा स्किन का केस लग रहा है, तुरंत से उसका फोटो लेके हमको व्हाट्सएप पर शेयर कर दें कि सर ऐसा पेशेंट आया था और ये बोल रहा था, हमने उसको ये लिखा, हमें क्या करना चाहिए। सो ऐसे आप रेगुलर यदि टच में रहेंगे सो आप टाइमली अपनी जो ओपीडी की क्लिनिकल स्किल्स है उनको काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। केवल इसलिए नहीं कि अपने को पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, इसलिए भी क्योंकि अपन यहाँ पे क्लिनिशियल बने हैं, अपने मेडिकल फील्ड लिया है, एमबीबीएस अपन ने की है, तो अपने को अंदर से प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ हमको ये चीज़ आती है। यस। सो थैंक्स फॉर दी पार्टिसिपेशन।